अध्याय 1126 स्वयं एक प्राप्त करें। अध्याय 1126 स्वयं एक प्राप्त करें। निंगशी नीचे बैठी और छोटे बन के सिर पर थपथपाया। आप कब लौटेंगे? मुझे अभी तक यकीन नहीं है, लेकिन मैं आपको वीडियो कॉल करूंगा। मैं आलिंगन करना चाहता हूँ। निंगशी ने उसे कुछ देर तक गले लगाया। मुझे एक किस चाहिए। निंगशी ने उसका माथा चूमा। काफी देर बाद निंगशी अंततः वहां से चली गई। लू जिंगली ने निंगशी से छोटे बच्चे के अलग होने की पूरी प्रक्रिया देखी। जैसे ही निंगशी चली गई, लू जिंगली छोटे बन के पास गई और बोली, दुखी मत हो लिटिल ट्रेजर। दूसरे अंकल तुम्हें गले लगा सकते हैं और चूम सकते हैं। दूसरे अंकल के पास आओ। छोटे बन की कोमल निगाहें अपनी माँ पर टिकी रहीं। फिर उसने लू जिंगली को गंभीरता से देखा। दूसरे अंकल, मैं अपनी माँ का बच्चा हूँ। अगर आपको चाहिए तो खुद ले लीजिए। लू जिंगली अवाक रह गया। उसे लगा जैसे उसके सीने में कई तीर चुभ गए हों। भाई, अपने बेटे को देखो। लू टिंगजियाओ ने अपने बेटे के सिर पर थपथपाया, जैसी कि उसके होशियार बेटे से उम्मीद थी। लिटिल ट्रेजर तो माँ का बच्चा है। यान रुई ने कहा, लिटिल ट्रेजर सही कह रहा है। अगर तुम्हें बच्चे पसंद हैं, तो जाओ और किसी को ढूंढो और अपने बच्चे पैदा करो। दूसरों के बच्चों को परेशान करना बंद करो। लू चोंगशान ने उस पर व्यंग्य किया। अगर वह ऐसा कोई ढूंढने में सक्षम है तो उन पर उनके भतीजे, उनके भाई और उनके माता पिता ने एक साथ हमला किया। वह उनसे ये शेखी बघारने की हिम्मत नहीं जुटा पाया कि लिटिल ट्रेजर ने उसे फिर से दूसरा चाचा कहा है। अगली सुबह अच्छी नींद के बाद निंगशी हान मोमो को अपने साथ किंगदाओ ले आए। किंगदाओ हुबेई प्रांत के अंतर्गत आता था, जो शाही साम्राज्य के काफी करीब था। वहाँ 2 प्रतिस्पर्धी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स थे और कियाओ वेइलान ने उनमें से एक से पहले ही संपर्क कर लिया था। इस बार निंगशी का उद्देश्य बारीकियों पर चर्चा करना था। बॉस होने के नाते उसे सब कुछ अकेले नहीं करना था, बल्कि वह इस सीखने की प्रक्रिया का अनुभव करना चाहती थी। विमान में हान मोमो गोंग शानगजे के डिजाइनों को व्यवस्थित कर रहा था, जबकि निंगशी प्रस्ताव को ध्यान से देख रही थी, ताकि कोई गलती न हो जिसे सुधारने की आवश्यकता हो। निंगशी को इस अंतरराज्यीय रिटेल स्टोर को लेकर कोई दबाव महसूस नहीं हुआ, क्योंकि यह तो बस पहला कदम था। स्पिरिट देश के हर राज्य में अपनी जड़ें फैलाएगा, जब तक कि यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर न पहुंच जाए। किंगदाओ ज्यादा दूर नहीं था, इसलिए उन्हें उड़ान भरने में केवल 1 घंटा लगा। हवाई अड्डे से निकलने के बाद वे उस होटल में पहुंचे जिसे उन्होंने बुक किया था। दोपहर के भोजन के बाद हान मोमो निंगशी के पीछे पीछे किंगदाओ के सबसे बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स न्यू एरा मॉल में गया। किंगदाओ में 2 प्रसिद्ध शॉपिंग कॉम्प्लेक्स थे, एक न्यू एरा मॉल और दूसरा ऑल स्टार मॉल। अध्याय 1127 प्रारंभिक सफलता। अध्याय 1127 प्रारंभिक सफलता। कुछ वर्ष पहले ग्राहक प्रवाह और उत्पाद प्लेसमेंट के मामले में ऑल स्टार मॉल न्यू एरा मॉल पर हावी था। हाल के वर्षों में विकास के कारण स्कूलों, सरकारी भवनों और आवासीय क्षेत्रों जैसे कई बुनियादी ढांचे का निर्माण किया गया है, जिससे न्यू एरा मॉल में यातायात का प्रवाह बढ़ गया है। न्यू एरा मॉल ने इस अवसर का लाभ उठाया और अपना खूब प्रचार किया, और फिर शहर के सबसे बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के रूप में उभर कर सामने आया। इस बार बिजनेस डील एक बेहतरीन कपड़ों की कंपनी के साथ हुई, जिसके मालिक का नाम डैन कुवान था। उनके पास 8 ब्रांड थे और वो निम्न से मध्यम श्रेणी के ब्रांड्स को बखूबी संभालते थे, लेकिन स्पिरिट जैसे लग्जरी ब्रांड की कमी उनके पास नहीं थी। इस दौरान स्पिरिट की लोकप्रियता बढ़ रही थी। फ्रेंचाइजिंग के आकर्षक बोनस के साथ डैन कुवान भी उनके साथ जुड़ने के लिए उत्सुक हो गया। लगभग आधे घंटे बाद निंगशी हान मोमो को न्यू एरा ले आए। कुछ देर घूमने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि न्यू एरा मॉल काफी बड़ा है और यहाँ काफी लोग आते भी हैं। अगर डैन कुवान के साथ सौदा कामयाब रहा तो हुबेई प्रांत में स्पिरिट के विकास के लिए ये काफी फायदेमंद होगा। निंगशी ने डैन कुवान को फोन करके बताया कि वह और उसकी सहायक आ गए हैं। थोड़ी देर बाद एक अधेड़ उम्र का हट्टा कट्टा आदमी अपनी महिला सेक्रेटरी के साथ निंगशी के पास आया। हेलो सुश्री निंग, मैं डैन कुवान हूँ। डैन कुवान मुस्कुराया और निंगशी से हाथ मिलाया। इसके बाद डैन कुवान निंगशी को अपने कार्यालय में ले गया। थोड़ी देर की बातचीत के बाद निंगशी ने मुस्कुराते हुए अपना प्रस्ताव डैन कुवान की ओर बढ़ाया। श्रीमान डैन, फ्रेंचाइजिंग की सारी जानकारी प्रस्ताव में है, कृपया देख लीजिए। डैन कुवान ने सिर हिलाया और प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार करना शुरू कर दिया। हमने अपनी कुछ नवीनतम कृतियां इसमें शामिल की हैं, इन्हें देख लीजिए। हान मोमो ने डैन कुवान को एक अच्छी तरह से पैक किया हुआ परिधान भेंट किया। वाह, बहुत बढ़िया। डैन कुवान मुस्कुराया। सुश्री निंग, मैं स्पिरिट के स्टोर पर 2 बार जा चुका हूँ और मुझे स्पिरिट की क्वालिटी और डिजाइन बहुत पसंद हैं। कुल मिलाकर मुझे लगता है कि यह बहुत बढ़िया है, लेकिन कीमत के बारे में क्या आप मुझे थोड़ी छूट दे सकती हैं? निंगशी ने जवाब दिया। श्रीमान डेंग, मुझे यकीन है कि आप समझते हैं कि गुणवत्ता की एक कीमत होती है। हम भी श्रीमान डेंग के सहयोग की प्रतीक्षा कर रहे हैं, इसलिए हमने मूल्य निर्धारण पर विशेष ध्यान दिया है। हे सुश्री निंग, हम व्यवसाय लोग हैं, हम सबका लक्ष्य अधिक पैसा कमाना है ना? डैन कुवान ने संकेतात्मक स्वर में कहा। मिस्टर डैन, ठीक है। निंगशी थोड़ी देर रुकी। अगर मैं आपसे कहूं कि मैं आज आपको ज्यादा छूट दे सकती हूं, तो स्पिरिट के नुकसान की भरपाई सामग्री से करनी होगी। यह उपभोक्ताओं और आपके दोनों के लिए बुरा होगा। मिस्टर डैंग, आज स्पिरिट की लोकप्रियता और गुणवत्ता की विश्वसनीयता को देखते हुए मुझे विश्वास है कि आप खुद देख सकते हैं, एक चतुर व्यवसायी के रूप में आप स्पिरिट की पूरी क्षमता को समझ पाएंगे। डैन कुवान की आंखें चमक उठीं जब उसने अपने सामने खड़ी इस युवा संस्थापक को देखा। वह कम दाम पाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह इतनी अनुभवी थी कि उसकी बात समझ में आ रही थी।
स्पिरिट का ब्रांड प्रभाव और क्षमता ही वह लक्ष्य था जिसे वह प्राप्त करना चाहते थे। अध्याय 1128 अनुबंध का उल्लंघन। अध्याय 1128 अनुबंध का उल्लंघन। हाँ मिस निंग, तो सब तय हो गया। चलो कल साथ में इंपीरियल लौटते हैं। मुझे स्पिरिट का मुख्यालय देखने दो, फिर हम कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेंगे। कैसा लग रहा है? देंग कुवान मुस्कुराया। जरूर, हम आपका स्वागत करेंगे। बस अब तो तय हो गया। अगर कोई और सवाल हो तो आप मुझसे कभी भी संपर्क कर सकते हैं। निंग शी के चेहरे पर नरमी आ गई। डैंग कुवान के साथ एक छोटी सी अनौपचारिक बातचीत और अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए साथ जाने के समय पर सहमति के बाद निंग शी हान मोमो के साथ चली गई। न्यू एरा मॉल से निकलने के बाद निंग शी और हान मोमो सीधे अपने होटल वापस चले गए। निंग शी के जाने के कुछ ही देर बाद एक आदमी डेंग कुवान के कार्यालय में आया। मिस्टर डैंग, कृपया मुझे अपना परिचय देने की अनुमति दें। मैं इतिहास विभाग का मार्केटिंग डायरेक्टर किन जिफान हूँ। उस आदमी ने मुस्कुराते हुए डेंग कुवान की ओर देखा। इतिहास? डेंग कुवान थोड़ा अचंभित हुआ। बेशक उसे हिस्ट्री के बारे में पता था। हिस्ट्री की स्थापना स्पिरिट से पहले हुई थी। संयोग से दोनों की ब्रांड पोजीशनिंग और स्टाइल एक जैसे थे। सबको पता था कि ये दोनों लग्जरी ब्रांड इस समय प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। किन जिफानिफ, मुझे ठीक से याद है, आप एसएफ के पूर्व मार्केटिंग डायरेक्टर हैं। डेंग कुवान ने किन जिफान पर एक नज़र डाली, मानो उसे याद हो। किन जिफान ने सिर हिलाकर इनकार नहीं किया। हाँ, मिस्टर किन, मुझे डर है कि आप बहुत देर कर चुके हैं। मैंने स्पिरिट के साथ पहले ही समझौता कर लिया है। मैं स्पिरिट के ब्रांड की फ्रेंचाइजिंग करने जा रहा हूँ। माफ करना, लेकिन आपने यहाँ आकर अपनी मेहनत बर्बाद कर दी। डेंग कुवान जैसे अनुभवी व्यवसायी निश्चित रूप से किन जिफान के वहाँ आने के इरादे का अनुमान लगा सकते थे। ओह, एक मौखिक समझौता? किन जिफान ने सोचा, मुझे लगता है कि एक व्यवसायी होने के नाते मैं आपके साथ सीधा रहूंगा। हम आपके साथ काम करने में वाकई दिलचस्पी रखते हैं। ये प्रस्ताव मैंने खुद लिखा है। कोई भी निष्कर्ष निकालने से पहले आप इसे देख सकते हैं। डेंग कुवान ने प्रस्ताव लिया और उसे धैर्यपूर्वक पढ़ा। स्पिरिट से 2 अंक कम। डेंग कुवान हैरान रह गया। ये प्रस्ताव स्पिरिट के प्रस्ताव से कहीं ज्यादा आकर्षक था। अगर आप हमारा प्रस्ताव स्वीकार करते हैं तो ब्रांड प्रबंधन से लेकर सेल्स पर्सन की आपूर्ति और प्रशिक्षण तक हम अपने मुख्यालय से ही आवश्यक व्यवस्थाएं करेंगे, और सबसे महत्वपूर्ण बात, प्रचार के लिए आवश्यक कोई भी शुल्क हम ही देंगे। किन जिफान ने एक बेहद आकर्षक सौदा पेश किया। डेंग कुवान ने कुछ देर सोचा। खैर, हम सब दोस्त हैं। चलो आज रात खाना खाते हैं और सारी बातें विस्तार से बताते हैं। कार्यालय से बाहर आने के बाद कियान जिफान ने निंग जुएलुओ को फोन किया। बॉस, हो गया। मैंने तो आपको पहले ही बता दिया था कि स्पिरिट का मार्केटिंग डायरेक्टर कोई मामूली व्यक्ति नहीं है। उन्होंने एक बड़ी मुस्कान के साथ कॉल समाप्त की और चले गए। अगले दिन होटल के कमरे में निंग शी को डेंग कुवान का एक अचानक संदेश मिला। उसने बताया कि काफी सोच विचार के बाद उन्होंने स्पिरिट को छोड़कर हिस्ट्री को चुनने का फैसला किया है। इसकी मुख्य वजह ये थी कि हिस्ट्री ने बेहतर प्रस्ताव दिया था। वह ऐसा कैसे हो सकता है? मिस्टर डैंग ने हमारा वादा तोड़ दिया। हान मोमो ने स्थिति के प्रति अपनी नाइंसाफी व्यक्त की। इस बार हम बहुत लापरवाह हो गए। खैर, हमें वहां जाकर सीधे उससे बात पक्की कर लेनी चाहिए। निंग शी के चेहरे पर गंभीरता आ गई। उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा और सीधे न्यू एरा मॉल चली गई। तब उसे एहसास हुआ कि डेंग कुवान ने अपना फैसला पहले ही कर लिया था। उन्होंने निंग शी को दोपहर के भोजन के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन स्पिरिट के फ्रेंचाइज के बारे में कुछ नहीं कहा था। अध्याय 1129 इक्के की चाल। अध्याय 1129 इक्के की चाल। निंग शी को पता चला कि उसके जाने के बाद इतिहास के विपणन निदेशक किन जिफान तुरंत डेंग कुवान से बात करने चले गए थे। उनके आने के बाद डेंग कुवान ने निर्णायक रूप से स्पिरिट की फ्रेंचाइजिंग छोड़ दी और हिस्ट्री को चुन लिया। किसी को भी इसके बारे में ज्यादा अनुमान लगाने की जरूरत नहीं थी कि क्या हुआ। जब वह न्यू एरा मॉल से निकल रही थी, निंग शी ने कियाओ वेइलान को फोन किया और उसे तुरंत किंगडाओ जाने के लिए कहा। इतिहास की मार्केटिंग डायरेक्टर बहुत अनुभवी लग रही थी। ऐसे में वह सिर्फ कियाओ वेइलान पर ही भरोसा कर सकती थी। आशा करते हैं कि उसके पास कोई समाधान होगा। दोपहर में कियाओ वेइलान किंगडाओ पहुंचा और निंग शी के साथ उसी होटल में रुका। इससे पहले वीडियो कॉल में निंग शी ने पहले ही कियाओ वेइलान को स्थिति के बारे में बता दिया था, लेकिन एक दूसरे से मिलने के बाद उसने इसे फिर से दोहराया। न्यू एरा को छोड़ दो, कियाओ वेइलान ने स्पष्ट रूप से अपने विचार व्यक्त किए। हार मान लो, क्या तुम्हें यकीन है? निंग शी को शक हुआ। क्या कियाओ वेइलान ऐसा ही कहेगी? यह सही है, कियाओ वेइलान ने जवाब दिया। इतिहास का मार्केटिंग डायरेक्टर पूरी तैयारी के साथ यहाँ आया था। वह मूल्य निर्धारण की जंग छेड़ना चाहता था। अगर हम उसके साथ सौदा करते हैं तो हम जीत नहीं पाएंगे। दरअसल अगर हमें सौदा मिल भी गया तो भी हम हार जाएंगे। आपका क्या मतलब है? निर्देशक कियाओ। हान मोमो थोड़ा उलझन में था। बात सीधी है, हिस्ट्री प्राइस वॉर चाहती थी, इसलिए उन्होंने न्यू एरा को सबसे कम कीमत दी, जिसका मतलब है कि हिस्ट्री को कोई कमाई नहीं होगी। अगर हमें सौदा वापस लेना है तो हम कम कीमत ही दे सकते हैं, जो स्पिरिट के लिए बुरा है। इससे हमारे उत्पाद की गुणवत्ता भी प्रभावित हो सकती है। सिर्फ न्यू एरा के लिए इतना आगे जाना जरूरी नहीं है, कियाओ वेइलान ने समझाया। डायरेक्टर कियाओ, क्या आपका मतलब ये है कि अगर हमें ये सौदा वापस मिल गया तो हम खुद को नुकसान पहुंचाएंगे और हिस्ट्री अपना लक्ष्य हासिल कर लेने के बावजूद अपना बेहतर सौदा देना बंद कर देगी? अगर हम कोशिश नहीं करेंगे तो न्यू एरा वैसे भी हिस्ट्री के पास ही जाएगा। हालांकि उन्हें बहुत कम मुनाफा होगा, फिर भी यह हिस्ट्री के ब्रांड के लिए अच्छा प्रचार है। निंग शी ने कहा। यह सही है,
कियाओ वेइलान ने सिर हिलाया और निंग शी स्थिति को पूरी तरह समझ गई। निंग शी हैरान रह गई। इतिहास का मार्केटिंग डायरेक्टर आखिर कौन था? उसने तो अपने लिए एक पक्की जीत का परिदृश्य बना लिया था। अगर स्पिरिट न्यू एरा को वापस पाना चाहता है तो उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। दूसरी ओर अगर स्पिरिट कुछ नहीं करता तो इससे हिस्ट्री को फायदा होगा। चाहे वे सौदा वापस छीने या नहीं, स्पिरिट को हर हाल में नुकसान ही होगा। आत्मा अब एक अजीब स्थिति में फंस गई थी। न तो आगे बढ़ना ठीक था, न ही पीछे हटना। तो हम हार गए। निंग शी को थोड़ी निराशा हुई क्योंकि उनका पहला अंतर्राज्यीय सौदा इतिहास द्वारा छीन लिया गया था। हार, खेल तो अभी शुरू हुआ है। कियाओ वेइलान का ठंडा चेहरा चमक उठा जब उसने अपनी विशेषज्ञता के क्षेत्र से जुड़े विषय पर बात की। लेकिन डायरेक्टर कियाओ, आपने अभी कहा कि हम चाहे कुछ भी करें, हम हारेंगे ही। तो हमें क्या करना चाहिए? हान मोमो उलझन में था। सिर्फ हान मोमो ही नहीं, निंग शी भी नहीं जान सकी कि कियाओ वेइलान क्या सोच रही थी। न्यू एरा के अलावा हमारे पास एक और उपयुक्त विकल्प है। यह न्यू एरा का प्रतिद्वंद्वी ऑल स्टार है, कियाओ वेइलान ने उत्तर दिया। ऑल स्टार मॉल। निंग कसी ने इस बारे में तब सोचा जब उसने कियाओ वेइलान को ऑल स्टार का जिक्र करते सुना। पिछले कुछ वर्षों में हालांकि न्यू एरा कुल मिलाकर ऑल स्टार से बेहतर प्रदर्शन कर रहा था। इसका मतलब यह नहीं था कि ऑल स्टार खराब प्रदर्शन कर रहा था, बल्कि ऑल स्टार वाकई काबिल था, खासकर उसके लग्जरी फ्रेंचाइजी रिटेल स्टोर। ऑल स्टार ने इस क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन किया है और ग्राहकों का आना जाना लगातार बना हुआ है, कियाओ वेइलान ने विस्तार से बताया। तो डायरेक्टर कियाओ, आप कह रहे हैं कि हमें ऑल स्टार जाना चाहिए? निंग शी कुछ हद तक कियाओ वेइलान के इरादों को समझ गई। अध्याय 1130 आंख के बदले आंख। अध्याय 1130 आंख के बदले आंख। दरअसल मैं ऑल स्टार के लोगों से बात कर रहा हूँ। वे भी हमारे साथ काम करने में रुचि रखते हैं, कियाओ वेइलान ने कहा। तो फिर आपने मुझे न्यू एरा में डैंग कुवान की तलाश करने के लिए क्यों कहा? निंग शी को एहसास हुआ कि वह इस महिला को बिल्कुल भी नहीं समझ पाए। बॉस, अगर आप और हान मोमो पहले ऑल स्टार गए तो क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि हमें ऑल स्टार छोड़ना होगा और न्यू एरा जाना होगा? कियाओ वेइलान ने जवाब दिया। हान मोमो और निंग शी हैरान रह गए। कियाओ वेइलान का मतलब था कि उसके पास पहले से ही स्पिरिट को ऑल स्टार में रखने का एक निष्कर्ष था, न कि न्यू एरा में। कियाओ वेइलान ने उसे और हान मोमो को धोखा दिया था और उनका इस्तेमाल किया था। निंग शी अवाक रह गई। उसने अपनी ही बॉस को धोखा दिया था। हद है, वह तो उसकी तनख्वाह कम ही करवाएगी। कियाओ वेइलान ने निंग शी के विचारों को समझा और हंसते हुए कहा, बॉस, यह वैसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। सबसे अच्छी स्थिति तो ये होगी कि हम अपने ब्रांड को ऑल स्टार और न्यू एरा दोनों में रखें, लेकिन चूंकि हिस्ट्री की रुचि है इसलिए हम उन्हें न्यू एरा ही देंगे। यह कोई बड़ी बात नहीं है। निंग शी की आंखें चमक उठीं। वह ये देखकर बहुत प्रभावित हुई कि कियाओ वेइलान पूरी तरह से स्पिरिट के लिए लड़ने पर केंद्रित थी। डायरेक्टर कियाओ, आप वाकई कमाल के हैं। अगर हम पहले ऑल स्टार के पास जाते और हिस्ट्री ने प्राइस वॉर शुरू कर दिया होता तो हम इसे उनके हवाले कर देते। लेकिन अब जब हिस्ट्री ने हमें हराने के लिए न्यू एरा को चुना है तो उन्होंने लगभग शून्य लाभ वाला प्रस्ताव दिया है। इसका मतलब है कि जैसे ही हिस्ट्री ने हुबेई प्रांत में कदम रखा, वे पहले ही हार चुके हैं। हान मोमो कियाओ वेइलान से सचमुच बहुत प्रभावित हुई और उसके प्रति अपने पहले के असंतोष को पूरी तरह से भूल गई। इतिहास ने न्यू एरा को लगभग शून्य लाभ प्रस्ताव के साथ छीन लिया था और अब वे शायद खुशी से मुस्कुरा रहे होंगे, यह नहीं जानते हुए कि वे पहले ही हार चुके हैं। अगर कियाओ वेइलान न होती तो हिस्ट्री ने न्यू एरा में स्टोर खोलने की योजना भी बनाई होती तो भी उन्हें इतना अच्छा मुनाफा नहीं मिलता। उन्हें काफी खर्च करना पड़ता और डेंग कुवान को भी भारी छूट देनी पड़ती। डायरेक्टर कियाओ, आपको कैसे पता था कि इतिहास जरूर आएगा और हमसे मुकाबला करेगा? हान मोमो अभी भी थोड़ा उलझन में था। शायद कियाओ वेइलान भविष्य की भविष्यवाणी कर सकता था। कियाओ वेइलान ने जवाब दिया, हिस्ट्री के वर्तमान मार्केटिंग निदेशक किन जिफान हैं और उन्होंने पहले सैन फ्रांसिस्को में काम किया था। वहां रहते हुए उन्होंने सैन फ्रांसिस्को के कई मजबूत विरोधियों को हराने के लिए इसी तरह की रणनीति अपनाई थी। चूंकि अब हम हिस्ट्री के सबसे खतरनाक प्रतिद्वंद्वी हैं, इसलिए वह जरूर हमारे खिलाफ कुछ करेंगे। क्या होगा अगर किन जिफान नहीं गया? हान मोमो ने पूछा। कियाओ वेइलान ने हान मोमो को ऐसे देखा जैसे वो कोई बेवकूफ लड़की हो। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो न्यू एरा और ऑल स्टार दोनों हमारे हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, सचमुच प्रभावशाली। अब मुझे पता चला कि असली रणनीति क्या होती है। मुझे लगता है कि मुझे मालिक किन को एक और भोजन कराना चाहिए। निंग शी मुस्कुराई। आंख के बदले आंख। कियाओ वेइलान ने किन जिफान से एक कदम आगे सोचा था। कियाओ वेइलान वैसे भी न्यू एरा में ज्यादा दिलचस्पी नहीं रखती थी। वहां ज्यादातर कपड़ों के ब्रांड डेंग कुवान द्वारा प्रस्तावित थे, जिसका मतलब था कि न्यू एरा में पहले कभी कोई लग्जरी कपड़ों की दुकान नहीं थी, इसलिए वहां बाजार की संभावना कम थी। जहां तक ऑल स्टार की बात है, उन्होंने कई वर्ष पहले लग्जरी कपड़ों के ब्रांडों को अपनाना शुरू कर दिया था और संभवतः वे हुबेई प्रांत में ऐसा करने वाले सबसे पहले ब्रांड थे, जिसके कारण ऑल स्टार उच्च खर्च करने वाले संभावित ग्राहकों के बीच लोकप्रिय हो गया। अध्याय 1131 किसी परिचित से टकराना। अध्याय 1131 किसी परिचित से टकराना। स्पिरिट की परिभाषा स्पष्ट थी। इसे एक उच्च स्तरीय लग्जरी ब्रांड के रूप में वर्गीकृत किया गया था। हालांकि न्यू एरा का मानव ट्रैफिक ऑल स्टार से ज्यादा था, लेकिन स्पिरिट स्पष्ट रूप से उन लोगों को लक्षित नहीं कर रहा था। ऑल स्टार अलग था,
उसके कई उच्च स्तरीय ग्राहक थे। केवल 2 दिनों में निंग शी और कियाओ वेइलान ने ऑलस्टार के साथ चर्चा की और अंततः एक खुदरा स्टोर खोलने के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए, और यह रिटेलर न्यू एरा के देन कुवान से भी ज्यादा काबिल था। ये ऑलस्टार के शेयरधारकों में से एक था। पिछले कुछ दिनों में कियाओ वेइलान निंग शी के साथ हेबेई की यात्रा पर थीं और स्पिरिट के रिटेलर को अपना व्यवसाय शुरू करने में व्यक्तिगत रूप से मदद करने में व्यस्त थीं। इससे ऑलस्टार के शेयरधारकों पर उनके प्रति सकारात्मक प्रभाव पड़ा। निंग शी के लिए अप्रत्याशित रूप से कारोबार के पहले ही दिन ऑलस्टार में उसकी मुलाकात एक परिचित चेहरे से हो गई, मिंग फैंगफेंग। किंगडाओ में मिंग फांगफेंग से टकराकर उसे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। उसे अपने बगल में खड़े आदमी को देखकर ज्यादा हैरानी हुई। वह आदमी लंबा और खूबसूरत था। वह बहुत जवान लग रहा था और उसके हाथ में बड़े छोटे बैग और एक हाथ में आइसक्रीम थी। वह ध्यान से उसे लाड़ प्यार कर रहा था। मिस निंग, बहुत दिन हो गए मिलते हुए। सोचा भी नहीं था कि यहाँ आपसे मुलाकात होगी। मैंने आपको आखिरी बार धन्यवाद भी नहीं कहा। चलो साथ में खाने के लिए कोई जगह ढूंढते हैं, मिंग फांगफेंग ने उसे देखते ही सुझाव दिया। वह पहले वाली उन्मादी और पीली पड़ चुकी औरत से अलग थी। मिंग फांगफेंग आज एक औरत जैसी सौम्यता दिखा रही थी और बहुत अच्छी भी लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह एक स्वस्थ और भाग्यशाली जीवन जी रही हो। ये है। उस आदमी ने निंग शी की ओर देखा और पूछा, निंग शी, मैंने पहले भी तुमसे उसका जिक्र किया है। ओह, तुम निंग शी हो? उस आदमी ने तुरंत एक नेकदिली दिखाई। तो हमें उसे खाना खिलाना ही चाहिए। क्या तुम फ्री हो? जब निंग शी को होश आया तो उसने खुलकर कहा, जरूर, बिल्कुल, मुझे दोपहर के भोजन में कोई आपत्ति नहीं है। बाद में पास के एक रेस्टोरेंट में। उस आदमी को पता था कि उसके आसपास होने से वे खुलकर बात नहीं कर पाएंगे, इसलिए उसने उन्हें परेशान नहीं किया और उन्हें रेस्टोरेंट में छोड़कर चला गया। काम खत्म होने पर मुझे फोन करना, मैं तुम्हें ले लूंगा। हम, मिंग फॉन्गफॉन्ग ने जवाब दिया। उसके जाने के बाद मिंग फॉन्गफॉन्ग अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गई और निंग शी को देखा, फिर पूछा, क्या तुम हाल ही में शूटिंग कर रही हो? मैंने अभी अभी एक फिल्म की शूटिंग पूरी की है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो ये जल्द ही सिनेमाघरों में आ जाएगी, निंग शी ने जवाब दिया। कौन सा निर्देशक? चेन मिया। क्या संयोग है, मैंने जो पहली फिल्म शूट की थी वह निर्देशक चेन के साथ थी। मिंग फॉन्गफॉन्ग दुखी होकर कहने से खुद को नहीं रोक सका। मिंग फांगफेंग ने चेन मिया की दूसरी फिल्म लव इज इन द फ्यूचर में मुख्य नायिका की भूमिका निभाई थी। वह फिल्म आज भी एक बेमिसाल क्लासिक फिल्म है और इसने मनोरंजन जगत में मिंग फांगफेंग का रुतबा भी स्थापित कर दिया था। अफसोस की बात है कि मिंग फांगफेंग एक अमीर परिवार की बेटी थी। उसने मनोरंजन जगत में सिर्फ मनोरंजन के लिए कदम रखा था। आखिरकार शादी से पहले उसने सिर्फ इसी एक फिल्म में काम किया था। हालांकि भले ही उन्होंने कुछ समय के लिए उद्योग छोड़ दिया था, फिर भी उनके नाम में कुछ प्रतिष्ठा थी। यही कारण था कि जब हू हुंगा के विवाहेतर संबंध होने का खुलासा हुआ तो बहुत से लोगों की दिलचस्पी उनमें थी। कुछ और पारंपरिक बातचीत के बाद मिंग फॉन्गफॉन्ग ने निंग शी की ओर देखते हुए कहा, क्या तुम्हारे पास पूछने के लिए कुछ नहीं है? निंग शी पहले से ही उत्सुक थी, लेकिन उसे लगा कि ज्यादा पूछना ठीक नहीं होगा। लेकिन चूंकि मिंग फॉन्गफॉन्ग ने खुद ही यह मुद्दा उठाया था, उसने सीधे ही बात करने का फैसला किया। सीनियर, वो आदमी अभी कहाँ है? मेरे पति, मिंग फॉन्गफॉन्ग ने उत्तर दिया, जब निंग शी ने उसे वरिष्ठ कहकर संबोधित किया। निंग शी पूछना चाहती थी कि क्या उसने हू हुंगा को तलाक दे दिया है। खैर, अब लग रहा था कि उसे तलाक देने की जरूरत ही नहीं थी। न सिर्फ उनका तलाक हो गया, बल्कि उसने बहुत जल्दी दोबारा शादी भी कर ली। अध्याय 1132, वह भी उपजाऊ नहीं है। अध्याय 1132, वह भी उपजाऊ नहीं है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह किंगडाओ में दिखाई दी। पता चला कि उसकी शादी हो चुकी थी और वह यहाँ आ गई थी। निंग शी ने तुरंत उसे अंगूठा दिखाया। वाह! मिंग फांगफेंग उसकी प्रतिक्रिया से चकित था। क्या मैं हूँ? बिल्कुल। सच कहूँ तो मैं इससे पहले काफी चिंतित थी। मुझे डर था कि तुम नर्म दिल हो जाओगी। मैं देख सकती थी कि तुम सच में हू हुंगा से प्यार करती हो। आखिरकार जब उसका अफेयर था तब भी तुमने उसे माफ कर दिया था। लेकिन शुक्र है कि तुम एक सच्ची देवी हो। तुमने उसे पूरी तरह से छोड़ दिया। निंग शी ने सम्मान में मुठियां भींचकर प्रणाम किया। मिंग फांगफेंग ने जबरदस्ती मुस्कुरा दिया। मैं उतना सीधा नहीं हूँ जितना तुम कह रहे हो। मैं बहुत ज्यादा दुविधा में हूँ, इसलिए मैंने इसे इतने सालों तक घसीटा। यहाँ तक कि अगर फांग या हमारे दरवाजे पर आकर मुझे उनका असली रूप न दिखाते तो शायद मैं अपनी गलतियाँ दोहरा देता। फैंग या सच में तुम्हारे घर गई थी? निंग शी सोच सकती थी कि मामला कैसे आगे बढ़ा होगा। हालांकि मुझे लगता है कि तुम्हें तलाक ले लेना चाहिए था, लेकिन क्या इससे फैंग या को इतनी आसानी से माफ नहीं कर दिया जाएगा? मिंग फॉन्गफॉन्ग ने व्यंग्य किया। लगता है आपने हाल ही में समाचार नहीं पढ़ा है। निंग शी ने पलकें झपकाईं और मासूमियत से अपने हाथ फैला दिए। क्या तुम वित्त की खबरों की बात कर रहे हो? मैं तो सिर्फ मनोरंजन वाला हिस्सा पढ़ती हूँ। हू हुंगा दिवालिया है, मिंग फैंगफेंग ने कहा। दिवालिया हो गई फॉन्ग या? निंग शी को थोड़ा झटका लगा। फिर भी यह उसकी भविष्यवाणियों के दायरे में था। उस स्थिति में न्यू एरा की संपत्ति लू टिंगजियाओ द्वारा पहले ही बर्बाद कर दी गई होती, और चूंकि उन्होंने मिंग फॉन्गफॉन्ग को भी भगा दिया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से केवल एक ही रास्ता बचा था। तुम क्या सोचती हो? मिंग फॉन्गफॉन्ग ने उसकी ओर देखा। निंग शी ने अपनी भौहें उठाईं। क्या उसने गर्भपात करवा लिया और फिर भाग गई? हू हुंगा दिवालिया हो चुका था, इसलिए कोई रास्ता नहीं था कि फॉन्ग या उसके साथ रह सके।
अपनी योजना में उन्होंने सोचा था कि मिंग फांगफेंग समझौता करके कंपनी को बचाने में मदद करेगा। फिर वे मिलकर सांठगांठ करते रहेंगे और धन दौलत का सुख भोगते रहेंगे। लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मिंग फांगफेंग उनकी मर्जी के खिलाफ काम करेगा। अंत में दोनों के हाथ कुछ नहीं लगा। कंपनी दिवालिया हो गई और फोन किया द्वारा अपने बच्चे का गर्भपात कराने के बाद हु होंगा तुरंत मुझे ढूंढने के लिए वापस भागा। निंग शी ने चिंतित भाव प्रकट किए। उसके व्यक्तित्व को देखते हुए वह तुमसे बहुत ज्यादा चिपका हुआ होगा और तलाक के लिए राजी नहीं हुआ होगा। क्या मैं सही कह रही हूँ? तुम इसका अनुमान लगाया तो फिर आखिरकार आपने उससे छुटकारा कैसे पाया? ऐसे लोगों के साथ मैं और क्या कर सकता हूँ? मेरे घरवालों ने किसी से उसकी पिटाई करवाई तो वो तुरंत सीधा हो गया, वरना क्या तुम्हें लगता है कि मैं किसी और तरीके से उससे तर्क हासिल कर सकता था? निंग शी के चेहरे पर संतुष्टि के भाव थे। ऐसा लग रहा था जैसे मिंग फांगफेंग ने उस निकम्मे को पूरी तरह से छोड़ दिया हो। अभी जो तुम्हारे पास है, लगता है वो तुम्हारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता है। जब उसने उस आदमी का जिक्र किया तो मिंग फांगफेंग का शुरुआती शांत भाव थोड़ा नर्म पड़ गया। वो वाकई मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता है। वो मुझे कई सालों से पसंद करता है, लेकिन मैंने कभी उसके बारे में सोचा ही नहीं क्योंकि वो मुझसे पूरे 5 साल छोटा है। उस समय मुझे लगा कि वह जवान है और मुझे यकीन नहीं था कि वह गंभीर है। मुझे ये भी लगा कि उसके जैसे अमीर परिवारों के बच्चे भरोसेमंद नहीं होंगे। लेकिन किसने सोचा होगा कि उसने इतने सालों तक मेरा इंतजार किया। जब उसने सुना कि मैंने तलाक ले लिया है तो वह तुरंत मुझे ढूंढने आ गया। पहले तो मैं उसे स्वीकार नहीं कर सकी क्योंकि मैं खुद को हीन महसूस कर रही थी और मुझे लगा कि उसका परिवार उसे एक तलाकशुदा महिला से शादी करने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं होगा, जो उससे कई साल बड़ी है। निंग शी ने भौहें चढ़ाईं। यह वाकई थोड़ा पेचीदा था। फिर क्या हुआ? मिंग फांगफेंग ने अब और भी कोमल भाव से अपनी बात जारी रखी। फिर मैंने उसे साफ साफ बता दिया कि मेरे लिए गर्भवती होना मुश्किल है और हो सकता है कि मैं जिंदगी भर कभी बच्चा पैदा न कर पाऊं। मैं चाहती थी कि वह पीछे हट जाए। आखिरकार उसे अस्पताल से निदान मिल ही गया और उसने मुझे बताया कि यह कैसा संयोग है, वह प्रजनन योग्य भी नहीं है। अध्याय 1133। एक दोस्त का समर्थन करने के लिए आओ। अध्याय 1133। एक दोस्त का समर्थन करने के लिए आओ। निंग शी ने अचंभित होकर कहा, वाह, क्या वह सचमुच उपजाऊ नहीं है? मिंग फांगफेंग ने शर्म से अपने निचले पेट को छुआ और कहा, मैं गर्भवती हूँ। आपको क्या लगता है? निंग शी तुरंत बहुत खुश हो गई। वाह, सच में तुम गर्भवती हो? बधाई हो। अब और पूछने की कोई जरूरत नहीं थी। उस आदमी ने साफ तौर पर उससे झूठ बोला था। जब मिंग फांगफेंग ने उस लड़की की सच्ची खुशी देखी तो वह भावुक हो गई। शुक्रिया। जब उसने इस बारे में बात की तो मिंग फांगफेंग के मन में अब भी थोड़ी घबराहट थी। जब मुझे पहली बार पता चला कि मैं गर्भवती हूँ तो मैं डर गई थी। मुझे लगा कि यह हु होंगा का है और मैं गर्भपात कराने के लिए तैयार थी। आधे रास्ते में उसे पता चल गया और उसने मुझे सच्चाई बता दी। फिर वह मुझे विस्तृत जांच के लिए अस्पताल ले गया। समय रेखा से पता चला कि यह सचमुच उसका बच्चा था, इसलिए उसके माता पिता भी हमारी बात मान गए। निंग शी ने यह बात सुनी, उसके रोंगटे खड़े हो गए। शुक्र है कि किस्मत नेकदिलों के साथ अन्याय नहीं करती। उसने आखिरकार एक जीवन के आगमन का इंतजार किया था और वह साकार होने वाला था। जहाँ तक उस फैंगिया की बात है, मैं वास्तव में ये जानने के लिए बहुत आलसी हूँ कि वह कैसी है, लेकिन किसी ने मुझे बताया कि उन्होंने सुना है कि उसे उसकी खराब प्रतिष्ठा के कारण बाहर रखा गया था, इसलिए अब वह उस तरह की फिल्मों की शूटिंग के लिए जा रही है। जब उसने फैंगिया का फिर से उल्लेख किया तो मिंग फांगफेंग की अभिव्यक्ति बहुत अधिक शांत हो गई थी, जैसे कि उसने अभी किसी अजनबी के बारे में बात की हो। मुझे बहुत अफसोस है कि मैंने तुम्हें गलत समझा और वो सब बातें तुमसे कह दी। अब मैं शराब नहीं पी सकता, इसलिए मैं शराब की जगह चाय पीऊंगा और तुम्हें पिलाऊंगा। मिंग फांगफेंग ने गंभीर भाव से उससे माफी मांगी। माफी मांगने के अलावा उसके मन में और भी ज्यादा कृतज्ञता थी। अगर निंग शी ने हु होंगा के झूठ का पर्दाफाश न किया होता तो आज उसकी जिंदगी ऐसी नहीं होती। निंग शी ने जल्दी से टोस्ट वापस कर दिया और कहा, कोई बात नहीं, तुम्हें तब पता नहीं था। मिंग फांगफेंग ने उसे थोड़ा चिंतित भाव से देखा, जैसे कि वह कुछ कहना चाहती हो, लेकिन अंत में उसने बस इतना कहा, मैं चाहती हूँ कि तुम और वह व्यक्ति भी सब कुछ आसानी से कर सकें। शुक्रिया। निंग शी थोड़ी हैरान हुई और उसने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। मुझे लगा था कि तुम मुझे उस घातक आकर्षण में न पड़ने की सलाह दोगे। मिंग फांगफेंग हंसी, अगर मैं होती तो शायद मैं भी लू टिंगजियाओ जैसे आदमी का विरोध नहीं करती। और हाँ, तुम तो जवान लड़की हो। और हाँ, मैं देख सकती हूँ कि लू टिंगजियाओ तुम्हें काफी पसंद करती है। जब से मैं गर्भवती हुई हूँ मुझे लगता है कि इस दुनिया में कुछ भी संभव है ना? बेशक, मैंने हमेशा ऐसा ही सोचा है। इतनी सकारात्मक ऊर्जा से भरी कहानी सुनने के बाद निंग शी का मूड काफी हल्का हो गया। मिंग फांगफेंग से अलग होने के बाद निंग शी होटल लौटी और बिजनेस लॉन्च के दूसरे दिन की तैयारी करने लगी। अचानक लॉन्चिंग समारोह में उसकी मुलाकात उससे फिर हो गई। मिस मिंगनो, मिसेज झाओ, मैं तो बस देखने आई हूँ, क्या मेरा स्वागत नहीं किया जाएगा? जब निंग शी के चेहरे पर हैरानी देखी तो मिंग फांगफेंग ने चिढ़ाते हुए कहा, बिल्कुल, आपका स्वागत है, मुझे बस थोड़ी हैरानी है। आप गर्भवती हैं, क्या आपको यकीन है कि सब ठीक है? कल जब निंग शी मिंग फांगफेंग से बात कर रही थी तो उसने यूं ही किंगडाओ में होने का कारण बताया था और आज के लॉन्च के बारे में भी संक्षेप में बात की थी, लेकिन उसने सोचा नहीं था कि वह व्यक्तिगत रूप से उसका समर्थन करने आएगी। बस थोड़ा सा चलना है।
इसमें क्या दिक्कत हो सकती है? मेरे साथ ऐसा व्यवहार मत करो जैसे मैं कांच की बनी हूँ। मिंग फांगफेंग को शायद घर पर उसका पति अक्सर तंग करता था, इसलिए उसने जल्दी से डांट दिया। लेकिन निंगक्षी कैसे लापरवाही कर सकती थी? उसने जल्दी से गर्भवती महिला को सहारा देने के लिए उसे पकड़ लिया। श्रीमती झाओ, आप यहाँ हैं। आपसे मिलने न आ पाने के लिए मुझे माफ कीजिए। यहाँ तक कि ऑलस्टार का प्रभारी व्यक्ति भी मिंग फांगफेंग को देखकर अभिभूत हो गया, इसलिए वे जल्दी से उसका अभिवादन करने के लिए दौड़ पड़े। मैं एक दोस्त का समर्थन करने आया हूँ। मिंग फांगफेंग का स्वर सहज था। अध्याय 1134 हुक्ट। अध्याय 1134 हुक्ट। मिंग फांगफेंग न सिर्फ इंपीरियल के प्रतिष्ठित परिवारों की रानी थी, बल्कि उनके पति भी एक नामी रईस परिवार से थे, इसलिए उन्हें नहीं लगा कि स्पिरिट के मालिक उनसे दोस्ती करेंगे। ऑलस्टार के प्रभारी व्यक्ति का इस रिटेल स्टोर के प्रति सम्मान और अहमियत में तुरंत इजाफा हो गया। श्रीमती झाओ, इस तरफ से अंदर आओ। अगर मुझे पता होता कि आप आ रही हैं, तो मैं इस जगह के सभी कोनों को ढक देता, ताकि कहीं आप किसी चीज से टकरा न जाएं। हर कोई जानता था कि सीओ झाओ अपनी पत्नी को कितना लाड़ प्यार करते थे। निंगक्षी किनारे से अवाक रह गई। बुरा नहीं है, इस आदमी में चापलूसी करने का हुनर है। मिंग फांगफेंग ने बनावटी परेशानी में अपना माथा पकड़ लिया। देख रहे हो, मैं जहाँ भी जाती हूँ यही हाल होता है। मुझे अगले 7 महीनों तक ऐसे ही दिन झेलने पड़ेंगे। निंगक्षी ने चिढ़ाते हुए मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तुम पर दया आती है। निंगक्षी ने जब ये कहा तो उसने कभी नहीं सोचा होगा कि एक दिन वह सबसे ज्यादा दया की पात्र होगी। कुछ ही दूरी पर कियाओ वेइलान और हान मोमो की आंखें आश्चर्य से भर आईं जब उन्होंने निंगक्षी को मिंग फांगफेंग के साथ खुशी से बातें करते देखा। इससे पहले वे किंगडाओ में अपना रिटेल स्टोर शुरू करने के लिए सही व्यक्ति ढूंढने को लेकर चिंतित थे, लेकिन किसे पता था कि निंगक्षी ने झाओ परिवार की किंगडाओ की पसंदीदा महिला को आमंत्रित किया है। वह न सिर्फ मनोरंजन जगत में मशहूर थी, बल्कि उनके और उनके पति के परिवार भी सार्वजनिक हस्तियां थे। ये स्पिरिट की जगह और मान के लिए एकदम सही था। बहुत जल्द उन्हें एहसास हुआ कि मिंग फांगफेंग की यात्रा का असर उनकी कल्पना से भी बेहतर था। मिंग फांगफेंग के गर्भवती होने के बाद से वह बहुत कम ही बाहर निकली थी और लंबे समय से मीडिया के सामने भी नहीं आई थी। इस बार जब किंगडाओ के मीडिया को ये खबर मिली तो वे सब उमड़ पड़े। इसने मिंग फांगफेंग के कई उच्च स्तरीय कट्टर प्रशंसकों को भी आकर्षित किया। लॉन्च के पहले ही दिन ऑलस्टार में स्पिरिट के रिटेल स्टोर का स्टॉक लगभग खत्म हो गया था, जिससे पहले दिन की कमाई कई मिलियन तक पहुंच गई। इसकी तुलना में कल खुला हिस्ट्री का स्टोर थोड़ा शांत लग रहा था। उनके 2 दिनों का कारोबार ऑलस्टार स्थित स्पिरिट्स बार के कारोबार तक भी नहीं पहुंच पाया। ऑलस्टार के उद्घाटन समारोह के बाद निंगक्षी कुछ और दिन रुकी रही ताकि देख सके कि स्पिरिट ऑलस्टार में कैसा प्रदर्शन करेगी। कुछ दिनों के अवलोकन के दौरान ऑलस्टार की टर्नओवर दर हर दिन आशाजनक दिख रही थी। निंगक्षी अब कियाओ वेइलान की रणनीतिक सोच की बेहद प्रशंसा कर रही थी। ऑलस्टार की उच्च स्तरीय भीड़ न्यू एरा से कई गुना ज्यादा थी, जिससे स्पिरिट के लिए हेबेई प्रांत में शुरुआत करना एक बेहतरीन शुरुआत बन गई। कियाओ वेइलान और हान मोमो को तो निंगक्षी वाकई जादुई लगती थी। वह हर बार उनके लिए कोई न कोई अप्रत्याशित आश्चर्य जरूर लाती थी। मिंग फांगफेंग का आना और उनका साथ देना ही वो जबरदस्त कुंजी थी जिसकी वजह से स्पिरिट हेबेई प्रांत में प्रसिद्ध हो गई। अब न्यू एरा के देंग कुवान को बहुत पछतावा हो रहा था। अगर उसे पता होता कि ये सब ऐसे होगा तो वो उस वक्त अपनी बात से पलटता ही नहीं, लेकिन पछतावे की कोई दवा नहीं थी। अब बात पक्की हो चुकी थी। ये खबर बहुत जल्दी पूरे शाही परिवार तक फैल गई। जब निंग जुएलुओ को ये पता चला तो वह बहुत गुस्से में आ गई और उसने किन जिफान को बेरहमी से डांटा। उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि स्पिरिट को न सिर्फ ऑलस्टार मॉल से डील मिल गई, बल्कि मिंग फांगफेंग भी उसका समर्थन करने आ गया। ऑलस्टार के पास इतनी ताकत नहीं थी तो जरूर स्पिरिट ने ही मिंग फांगफेंग को बुलाया होगा। धिक्कार है। हाल ही में क्या हो रहा था? एक भी चीज ठीक नहीं चल रही थी। निंग जुएलुओ ने फोन उठाते ही नाराज होकर दूसरी तरफ से अधीरता से पूछा, पिछली बार मैंने जिस काम के लिए आपसे मदद मांगी थी उसका क्या हुआ? अभी तक नतीजे क्यों नहीं आए? तुम इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो? लक्ष्य फंस गया है, अपना जाल खींचने के लिए तैयार रहो। फोन के दूसरे छोर पर आदमी ने लापरवाही से जवाब दिया। अध्याय 1135 माँ के गर्भ से जन्म। अध्याय 1135 माँ के गर्भ से जन्म। निंग जुएलुओ ने राहत की सांस ली, लेकिन उसकी आंखों में एक भयावह भाव उभर आया। जब तुम ऐसा करोगे तो थोड़ा क्रूर हो सकते हो। इस तरह यह ज्यादा वास्तविक लगेगा। चिंता मत करो बच्ची, तुम्हें मुझे ये सब सिखाने की जरूरत नहीं है। मैं जो चाहता हूँ उसे मत भूलना। आदमी ने अपनी आवाज धीमी कर दी। निंग जुएलुओ का स्वर थोड़ा नाराज था। क्या मैंने नहीं कहा था कि मैं उन चीजों को भेजने में तुम्हारी मदद करने के लिए समय निकालूंगा? अगले महीने लॉस एंजल्स से इंपीरियल के लिए कुछ सामान आएगा। कोई दिक्कत नहीं होगी, बस तुम्हें इसे ठीक से करने में मेरी मदद करनी होगी, फिर सब कुछ हो जाएगा। इंपीरियल में प्लेटिनम पैलेस में स्टडी रूम में छोटा सा बन अपने पिता की मेज पर सिर रखे लेटा था और उसकी बड़ी बड़ी आंखें बिना पलक झपकाए उस आदमी को घूर रही थीं। उसने आज 16वीं बार पूछा, मम्मी घर कब आ रही हैं? पिछले कुछ दिनों में लू टिंगजियाओ और लिटिल ट्रेजर की बातचीत मूल रूप से इस प्रकार थी, माँ घर कब आ रही हैं? माँ अभी तक घर क्यों नहीं आईं? क्या मम्मी आज घर आएंगी? क्या मम्मी कल घर आएंगी? जाहिर है एक बोल सकने वाले बेटे से निपटना उससे ज्यादा मुश्किल था जब वह एक शब्द भी नहीं बोल पाता था। इससे पहले वह सिर्फ आंखों से ही हमला करता था, लेकिन अब वह अपनी आवाज से भी हमला कर सकता था। लू टिंगजियाओ ने अपनी भौहें सिकोड़ी और लैपटॉप को अपने सामने बंद कर दिया। फिर उसने अपना सिर झुकाया और अपने बेटे को एक जटिल भाव से देखा।
पिछले कुछ दिनों में लिटिल ट्रेजर ने मम्मी, दादाजी, दादी और यहाँ तक कि दूसरे चाचा को भी पुकारा था। यद्यपि लिटिल ट्रेजर हमेशा लू जिंगली से बात करते समय उसे पागल कर देता था, वह देख सकता था कि लिटिल ट्रेजर वास्तव में जिंगली को बहुत पसंद करता था क्योंकि वह उससे सबसे अधिक बात करता था और वह मूल रूप से हर बार जवाब देता था। फिर भी उसने अभी तक लिटिल ट्रेजर को एक बार भी उसे पिता कहते नहीं सुना था। हर बार जब लिटिल ट्रेजर उसे ढूंढता तो वह सिर्फ निंगक्षी के बारे में पूछता। इसके अलावा उसके पास कहने के लिए और कुछ नहीं था। ये कहना कि वह बिल्कुल भी परेशान नहीं था झूठ होगा। छोटे खजाने, यहाँ आओ, बातें करते हैं, लू टिंगजियाओ ने अपने बेटे की ओर हाथ हिलाते हुए कहा। छोटा ट्रेजर अपनी माँ के लौटने का इंतजार कर रहा था, इसलिए बातचीत करने के मूड में नहीं था। वह साफ तौर पर बहुत दुखी लग रहा था। क्या आप मुझे फोन करने को तैयार नहीं हैं? लू टिंगजियाओ ने उससे खुलकर पूछा। जब उसने लू टिंगजियाओ के शब्द सुने तो लिटिल ट्रेजर का छोटा सा चेहरा तुरंत कठोर हो गया। दरअसल ये बच्चा अनिच्छुक था, इसीलिए उसने जानबूझकर उसे पुकारा नहीं था। क्यों, क्या तुम मुझे बता सकते हो? लू टिंगजियाओ ने उसके पूछने पर अपनी आवाज को नरम करने की पूरी कोशिश की, लेकिन अब उस छोटे लड़के का चेहरा और भी ज्यादा बिगड़ गया था। यहाँ तक कि वह लू टिंगजियाओ से बात करने को भी तैयार नहीं था। उसने तुरंत अपना राइटिंग बोर्ड निकाला, जिसका उसने काफी समय से इस्तेमाल नहीं किया था। यद्यपि अब वह अपनी बात कहने के लिए बोलते थे, फिर भी हर जगह अपने साथ लेखन बोर्ड लाने की उनकी आदत अभी भी नहीं बदली थी। तभी लू टिंगजियाओ ने अपने बेटे को बोर्ड पर जिद करते हुए लिखा, सारी गलती तुम्हारी है, सब मेरी गलती। जब लू टिंगजियाओ ने 3 शब्द पढ़े तो वह उलझन में पड़ गया। तुम्हारा क्या मतलब है? छोटे खरगोश की आंखें दुख और आक्रोश से भरी थीं और वह लिख रहा था, ये सब तुम्हारी गलती है कि लिटिल ट्रेजर मम्मी के गर्भ से पैदा नहीं हुआ। लिटिल ट्रेजर मम्मी के गर्भ से पैदा होना चाहता है। बोर्ड उठाते हुए उस छोटे लड़के की आंखें लाल हो गईं। उसके चेहरे पर ऐसा लग रहा था जैसे वो रोने ही वाला है। वह जानता था कि भले ही आंटी शियाओशी हमेशा उसके साथ अच्छी रही हों, लेकिन वो उसकी जैविक माँ नहीं थी और न ही वो इंसान थी जिन्होंने उसे जन्म दिया था। जब उसने ये सोचा तो उसे पिताजी पर विशेष रूप से गुस्सा आया। पिताजी ने उसे आंटी जियाओशी के साथ क्यों नहीं रखा? जब लू टिंगजियाओ ने अपने बेटे की बातें देखी तो वह चौंक गया और थोड़ी देर के लिए स्तब्ध रह गया। फिर उसे समझ नहीं आया कि हंसे या रोए। अध्याय 1136 क्रोधित छोटा खजाना। अध्याय 1136 क्रोधित छोटा खजाना। इस छोटे से आदमी का तर्क, वह निश्चित रूप से निंगक्षी के साथ मिलकर उसे जन्म देना पसंद करेंगे, लेकिन अगर यह उनका बच्चा होता तो ये लिटिल ट्रेजर नहीं होता। दुर्भाग्य से लू टिंगजियाओ लिटिल ट्रेजर को ये सब समझा नहीं सका, या शायद उसे समझाने की कोई जरूरत ही नहीं थी। लिटिल ट्रेजर भी ये सब अंदर ही अंदर समझता था। वो बस गुस्से में था, कड़वा था और उसे लग रहा था कि उसके साथ अन्याय हुआ है। वो आंटी शियाओशी का जैविक बच्चा क्यों नहीं हो सकता था? अध्ययन कक्ष के अंदर पिता और पुत्र के बीच का माहौल अचानक ठहर सा गया था। तभी लू टिंगजियाओ का फोन बजा। निंगक्षी का फोन था। नमस्ते बिग बॉस, क्या आपको मेरी याद आती है? फोन के दूसरी तरफ से लड़की की खुशनुमा आवाज आई। उसके लहजे से ही लग रहा था कि उसकी तरफ से सब ठीक ही हुआ होगा। हाँ, मुझे याद है। उसे इस क्षण से अधिक उसकी याद कभी नहीं आई थी। मेरी पत्नी, अगर तुम जल्दी घर नहीं आओगे तो मैं बेटे को संभाल नहीं पाऊंगा। हे, मैं अपनी फ्लाइट पकड़ने वाला हूँ। मैं आज रात इंपीरियल पहुँच जाऊंगा, लेकिन वहाँ पहुँचने तक काफी देर हो जाएगी, इसलिए मैं आपकी नींद में खलल नहीं डालूंगा। मैं कल सुबह आपको और लिटिल ट्रेजर को ढूंढने जाऊंगा। मैं तुम्हें उठा लूंगा। मैं मोमो और डायरेक्टर कियाओ के साथ रहूंगा। क्या तुम सच में उन दोनों को डराना चाहते हो? मैं अभी टैक्सी लेकर आता हूँ। अच्छा बच्चा। ओह, क्या लिटिल ट्रेजर सो गया है? अगर नहीं सो रहा है तो क्या मैं उससे कुछ कह सकता हूँ? फिर लू टिंगजियाओ ने फोन अपने बेटे को दे दिया, जो उसके बगल में बेसब्री से इंतजार कर रहा था। मम्मी। जब छोटे बन ने निंगक्षी की आवाज सुनी तो उसका चेहरा और भी आज्ञाकारी हो गया, मानो वह पहले वाले गुस्सैल लिटिल ट्रेजर से अलग व्यक्ति हो। उसी समय देर रात एक भूमिगत कैसीनो में जूंग रोंगरुआंग की आंखें उसके हाथ में रखे कार्डों पर टिकी थीं और उसकी हथेलियों में पसीना आने लगा था, जबकि उसके आसपास के सभी लोग स्थिर निगाहों से उसे देख रहे थे। अंत में आखिरी कार्ड थोड़ा थोड़ा करके प्रकट हुआ, और जैसे ही यह प्रकट हुआ, जूंग रोंगरुआंग के दुष्ट मित्र पहले ही भावुक होकर अपनी सीटों से उछल पड़े और जूंग रोंगरुआंग ने तेजी से अपने हाथों में कार्ड फेंके और घोषणा की, स्ट्रेट फ्लश। मुझे मेरा पैसा दो। चिप्स का एक ढेर आगे खिसका दिया गया और जूंग रोंगरुआंग बहुत खुश लग रहा था। उसने स्नातक होने के बाद दुनिया घूमने की योजना बना ली थी, लेकिन उसका परिवार कतई इसके लिए राजी नहीं था और उसने उस पर आर्थिक प्रतिबंध भी लगा दिए थे। उसकी बहन भी इस बात पर अड़ी हुई थी। वह पूरी तरह से परिवार के पक्ष में थी और उसने उसे एक पैसा भी देने से इनकार कर दिया। पिछले कुछ समय से वह क्राउडफंडिंग के तरीकों के बारे में सोच रहा था, इसलिए जब उसके दोस्तों को उसकी स्थिति के बारे में पता चला तो उन्होंने उसे यहाँ अपनी किस्मत आजमाने का सुझाव दिया। हालांकि वह चंचल स्वभाव का था, उसे पता था कि उसे जुए जैसी चीजों में शामिल नहीं होना चाहिए, लेकिन इस बार उसे पैसों की सख्त जरूरत थी और जब उसने देखा कि उसके कई दोस्त काफी पैसा जीत चुके हैं तो उसने भी कोशिश करने का फैसला किया। पहले तो उसने ज्यादा जोखिम उठाने की हिम्मत नहीं की, लेकिन आज किस्मत उसके पक्ष में थी और उसने कुछ ही समय में कई मिलियन चिप्स इकट्ठा कर लिए। इसके बाद जूंग रोंगरुआंग ने 3 और राउंड खेले और सभी जीत लिए।
शुरुआत में उसे लगा कि उसने काफी पैसे जमा कर लिए हैं और अब वह जाने को तैयार है, लेकिन चूंकि वह खुद को बहुत भाग्यशाली समझता था, इसलिए वह जाना बर्दाश्त नहीं कर सका और अपने दोस्तों के समझाने पर खेलना जारी रखने का फैसला किया। थोड़ी ही दूर एक कोने में सुनहरे बालों और नंगी बाहों वाला एक चौकोर चेहरे वाला आदमी एक अश्लील मुस्कान बिखेर रहा था। उसने अपना फोन उठाया और फोन किया, बड़ी मछली फंस गई है, जाल खींचो। सुनहरे बालों वाले आदमी के फोन काटने के कुछ ही देर बाद मोटी सोने की चेन पहने एक लंबा चौड़ा आदमी बिना पलक झपकाए भीड़ में से निकलकर झूम रोनरुआंग के पास आया। अरे छोटे भाई, मैं तुम्हें आधे दिन से देख रहा हूँ और सब कह रहे हैं कि आज तुम्हारी किस्मत अच्छी है, लेकिन मुझे उन पर यकीन नहीं हो रहा। क्या तुम मेरे साथ एक बड़ा दांव खेलने की हिम्मत कर सकते हो? लाओ, मैं तुमसे नहीं डरता। अध्याय 1137 जाल में फंसना। अध्याय 1137 जाल में फंसना। 1 घंटे बाद झूम रोनरुआंग ने अपनी सभी जीत वाली चिप्स खो दी। सोने की चेन पहने हुए आदमी ने खुशी से जोर से हंसते हुए सभी चिप्स अपनी ओर खींच लिए। तुम छोटे बदमाश, तुम अभी भी मेरे साथ खेलने के लिए बहुत अनुभवहीन हो। एक और राउंड। झूम रोनरुआंग का चेहरा गहरा गया और उसने मेज पर जोर से अपनी मुट्ठी पटक दी। क्या तुमने सब कुछ खो दिया है? घर जाओ और अपनी माँ को ढूंढो ताकि वह तुम्हें दूध पिला सके, आदमी फुसफुसाया। जैसे ही उन्होंने ये कहा, पूरा कैसीनो तुरंत हंसने लगा। इस पल झूम रोनरुआंग सचमुच सब कुछ खो चुका था। उसके सारे कपड़े ब्रांडेड थे और उन्हें कर्ज के तौर पर गिरवी रख दिया गया था। यहाँ तक कि उसकी बहन ने उसे जन्मदिन पर जो असली चमड़े का बटुआ दिया था वह भी गायब हो गया था। वह शुरू में तो सड़क के लिए कुछ पैसे कमाने को तैयार था, लेकिन इसके बदले उसने अपनी सारी जमा पूंजी गंवा दी। सबसे बड़ी बात ये थी कि उसने शुरू में वो सारे पैसे जीते थे, लेकिन अब सब जुए में हार चुका था। इस उतार चढ़ाव भरे सफर में उसकी जवान छाती जोर जोर से धड़क रही थी और चाहे कुछ भी हो वह पीछे हटने को तैयार नहीं था। यहीं रुको, मेरे साथ एक और चक्कर लगाओ। अगर मैं हार गया तो मैं तुम्हारा एहसानमंद हो जाऊंगा। वह आदमी जोर से हंसा। हा छोटे भाई, मैं ये कर्ज वाला काम नहीं करता। मैं तो नकदी देखना चाहता हूँ। धिक्कार है, क्या मैं थोड़ा सा पैसा नहीं दे सकता? चलो, अगर मैं हार गया तो मैं तुरंत किसी से पैसे भेज दूंगा। झूम रोनरुआंग दहाड़ा। अरे, लगता है अगर हम एक और राउंड नहीं खेलेंगे तो तुम इसे जाने नहीं दोगे। तो फिर मैं तुम्हारे साथ एक और राउंड खेलूंगा। वह आदमी जुए की मेज पर लौट आया। कुछ क्षण बाद झूम रोनरुआंग अपनी कुर्सी पर गिर पड़ा और कराहते हुए बोला, नहीं नहीं, एक और। ये सुनते ही उस आदमी के चेहरे पर एक अजीब सा गुस्सा आ गया। हम एक और ले सकते हैं, लेकिन पहले तुम्हें मेरे 50 लाख रुपये लौटाने होंगे। मैं तुम्हें बाद में सब कुछ दे दूंगा। जब उसने सुना कि उसने अनजाने में 5 मिलियन गंवा दिए हैं तो झूम रोनरुआंग के चेहरे के भाव बदल गए। उफ़ साले, तू मुझे धोखा देना चाहता है। मैंने तुझे 5 राउंड का कर्जदार बना ही दिया है, तू मुझे और देना चाहता है? मैं कौन हूँ? जल्दी से किसी से पैसे भिजवा, वरना। झूम रोनरुआंग कुछ कहना चाहता था, लेकिन तुरंत ही कुछ हट्टे कट्टे लोगों ने उसे घेर लिया और वे सभी दुर्भावनापूर्ण लग रहे थे। झूम रोनरुआंग की पीठ अब पसीने से तर हो गई थी। उसने जल्दी से अपने दोनों दोस्तों को पास खींचा और पूछा, क्या तुम्हारे पास अभी भी पैसे हैं? हमारे पास अब और पैसे नहीं हैं। हमारे पास जो कुछ भी था वह सब तुम्हें दे दिया गया है। बिल्कुल, मेरी घड़ी भी गिरवी रख ली गई है। अरे, तो अब हम क्या करें? ये सब तुम लोगों की वजह से हुआ है जिन्होंने मुझे यहाँ जुआ खेलने के लिए मजबूर किया। झूम रोनरुआंग अब उन्मत्त हो गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की? हम तुम्हें यहाँ सिर्फ इसलिए लाए हैं क्योंकि हम अच्छे हैं और तुमने कहा था कि तुम्हें पैसों की जरूरत है। जुए में हार जीत लगी रहती है। हम तुम्हारी किस्मत जैसी चीजों पर भी नियंत्रण नहीं कर सकते। बकवास बंद करो। मुझे परवाह नहीं कि तुम क्या क्या सोचते हो। जल्दी से मुझे पैसे दिलाने में मदद करो। हमें 5 मिलियन कहाँ से मिलेंगे? तुम लोगों, क्या तुम्हारी बातें खत्म हो गईं? अगर तुम मुझे पैसे नहीं दिखाओगे तो मुझे तुममें से किसी एक से मदद की जरूरत पड़ेगी। वह आदमी उस पर शैतानी अंदाज में चिल्लाया। कैसीनो में इस तरह की घटनाएं अक्सर होती रहती थीं, इसलिए हर कोई या तो दर्शकों की तरह ध्यान लगाकर देखता था या फिर उन्हें अनदेखा कर अपने खेल पर ध्यान केंद्रित करता था। झूम रोनरुआंग का चेहरा पीला पड़ गया। तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? क्या मैं अभी तुम्हारे लिए पैसे नहीं ला रहा? उसने उन लोगों का ध्यानपूर्वक मूल्यांकन किया। सोने की चेन वाले उस आदमी के अलावा एक और गोरा था जो मुख्य भूमिका में लग रहा था। उस गोरे की निगाहें शैतानी थीं, उसका पूरा शरीर अतिरंजित टैटू और यहाँ तक कि जख्मों से भरा हुआ था। उसके मुंह से अश्लील बातें निकली हुई थीं और वह स्पष्ट रूप से एक गैंगस्टर था, लेकिन वह स्थानीय नहीं लग रहा था और उसकी बातचीत के बीच में एक अलग ही लहजा भी था। वह किसी बाहरी शहर से आया हुआ लग रहा था। अध्याय 1138 बस इसे काट दो। अध्याय 1138 बस इसे काट दो। संक्षेप में ये स्पष्ट था कि उनके साथ खिलवाड़ करना अच्छा विचार नहीं था। इस समय झूम रोनरुआंग के दो दोस्तों ने एक दूसरे को देखा, इससे पहले कि उनमें से एक ने कहा, गुआंग, ऐसा क्यों न हो कियांग और मैं पहले बाहर जाकर तुम्हारे लिए पैसे ले आते हैं, वरना यहाँ इंतजार करने से हमें पैसे नहीं मिलेंगे। बिल्कुल, हम जल्द से जल्द पैसा ले लेंगे और भेज देंगे। झूम रोनरुआंग ने उन विशालकाय क्रूर पुरुषों को देखा और सहमति जताते हुए कहा, तुम दोनों को जल्दी करना चाहिए। हाँ हाँ हाँ। वे दोनों दरवाजे से बाहर उड़ गए। फिर झूम रोनरुआंग को कसीनो से ज्यादा दूर नहीं, एक सुनसान दुकान में ले जाया गया। वहां पहुंचकर लोगों ने उसकी परवाह नहीं की और शोर मचाते हुए ताश खेलने और शराब पीने लगे। क्योंकि वे एकमात्र निकास द्वार पर पहरा दे रहे थे,
उसके भागने का कोई रास्ता नहीं था। रात काफी हो चुकी थी और वो सुनसान जगह फफूंद की गंध से भरी हुई थी। उसे डर था कि अगर उसे वहीं मार भी दिया जाए तो भी किसी को पता नहीं चलेगा। जब झूंग रोंगरुआंग ने इस बारे में सोचा तो उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। अगर ये उसकी हमेशा की तरह मुश्किल घड़ी होती तो वो जरूर अपने परिवार का सहारा लेता, लेकिन इस बार तो वो हद ही कर बैठा था। अगर उसके परिवार को पता चल गया तो उसकी जान ही चली जाएगी। इसलिए अब उसकी उम्मीद बस उन 2 दोस्तों पर ही टिकी थी। हालांकि हर पल समय बीतता जा रहा था, फिर भी उसके दोनों दोस्तों की तरफ से कोई खबर नहीं आई। यहाँ तक कि फोन भी नहीं आया। अरे बदमाश, वे अभी तक यहाँ क्यों नहीं आए? तुम्हारे दोनों दोस्त तो भाग नहीं गए होंगे, है ना? सोने की जंजीर वाले आदमी ने उसे लात मारी। बिल्कुल नहीं, मैं अभी उन्हें फोन करता हूँ। हो सकता है वे पहले ही रास्ते में हों। झूंग रोंगरुआंग ने जल्दी से उनका नंबर डायल किया। आखिरकार उनके फोन 10 बार से ज्यादा बजे तक बजते रहे, लेकिन किसी ने उठाया नहीं और फिर अपने आप ही फोन कट गया। झूंग रोंगरुआंग ने दोनों नंबरों पर लगातार कोशिश की और इस बार उन्होंने अपने फोन बंद कर दिए थे। छी! झूंग रोंगरुआंग इतना गुस्से में था कि उसने अपना फोन लगभग तोड़ दिया। आमतौर पर जब वे साथ में मौज मस्ती करते थे तो वह हमेशा पैसे देता था। यहाँ तक कि वह उन्हें लड़कियां लाने ले जाने के लिए पैसे भी देता था और उन्हें अपनी गाड़ियां भी उधार देता था। फिर भी जब वह मुसीबत में होता था तो वे गायब हो जाते थे। क्या वे सचमुच भाग गए? वे हमें मूर्ख बना रहे हैं। जब गिरोह को पता चला कि क्या हुआ है तो वे तुरंत क्रोधित हो गए। रुको, थोड़ी देर और रुको, वे जरूर लौटेंगे। उन्हें पैसे मिलने चाहिए। 5 मिलियन बहुत हैं, उन्हें कुछ समय लगेगा। झूंग रोंगरुआंग ने बेचैनी से विनती की। हालांकि इस बार उन लोगों में और सब्र नहीं बचा था। मादरचोद, मुझे लगता है ये बदमाश तब तक नहीं रोएगा जब तक मौत उसके मुंह में न आ जाए। इस बदमाश का हाथ काट दो। तुम्हारी हिम्मत! क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? मेरे पिता झूंग लियाओयुआन हैं। अत्यधिक भय के कारण झूंग रोंगरुआंग ने अचानक कहा। जब उन लोगों ने उसकी बात सुनी तो वे न सिर्फ निडर हो गए बल्कि जोर से हंस पड़े। हा 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 हा, झूंग लियाओयुआन तुम्हारे पिता हैं? तो झूंग जोंग्रेन मेरे दादा हैं। तुम्हें लगता है कि तुम झूंग लियाओयुआन के बेटे हो जबकि तुम इतने कमजोर लग रहे हो। मेरी गांड, आप लोग! झूंग रोंगरुआंग इतना क्रोधित था कि उसका रंग लाल हो गया। काट दो इसे! सोने की जंजीर वाले आदमी की निगाहें गहरी हो गईं। फिर सुनहरे बालों वाला आदमी एक तेज चाकू लेकर उसके पास आया, जबकि एक अन्य व्यक्ति ने झूंग रोंगरुआंग का हाथ मजबूती से पकड़ रखा था। झूंग रोंगरुआंग शाही समुदाय में घुल मिल गया था, इसलिए सामाजिक दायरे के लोग उसे जानते थे और चाहे मामला कितना भी बड़ा क्यों न हो, वे झूंग परिवार का थोड़ा सम्मान करते थे। कोई भी उसके साथ कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करता था। ये पहली बार था जब किसी ने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया था। अध्याय 1139। इन चीजों को छूने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अध्याय 1139। इन चीजों को छूने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वो कितना भी बदमाश क्यों न हो, उसकी उम्र अभी सिर्फ 18 साल ही थी। झूंग रोंगरुआंग इतना डर गया था कि जोर जोर से कांपने लगा। रुको रुको, मुझे एक और मौका दो। मैं फौरन किसी को पैसे भेजने के लिए बुलाता हूँ। इस बार वो जरूर आएंगे, मेरी गारंटी। गारंटी! सोने की चेन वाले आदमी ने पहले गोरी औरत की तरफ देखा, फिर बोला, हमने साफ साफ कह दिया है, हमें नकद पैसा चाहिए। मुझे पता है, मुझे पता है। झूंग रोंगरुआंग ने कांपते हुए जवाब दिया और झूंग कीर को पुकारा। हेलो रोंगरुआंग, तुम कहाँ हो? बहुत देर हो चुकी है, तुम अभी तक घर क्यों नहीं आए? फोन के दूसरी तरफ झूंग कीर की चिंतित और धिक्कार भरी आवाज थी। बहन, मुझे बचा लो, जल्दी से 5 लाख 3rd ईस्ट एवेन्यू ले आओ। यहाँ एक खाली पड़ी दुकान है, जल्दी करो। झूंग रोंगरुआंग ने ज्यादा विस्तार से बताने की जहमत नहीं उठाई और तुरंत चिल्लाया, क्या हो रहा है? ठीक से समझाओ। झूंग कीर का स्वर अब बदल गया। बहन, अब और मत पूछो, बस जल्दी से पैसे ले आओ और भेज दो। मेरी जान तुम्हारे हाथ में है। तुम चाहते हो कि मैं बिना कुछ स्पष्ट बताए तुम्हारे लिए 5 मिलियन ले आऊं? 5 मिलियन कोई छोटी रकम नहीं है। क्या तुमने फिर किसी को अस्पताल में भर्ती करवाया? नहीं। जब उसने लोगों की भीड़ को लालच भरी निगाहों से उसे देखते देखा तो वह खुद को केवल बुदबुदाने के लिए मजबूर कर सका। मुझ पर जुए के कर्ज में लोगों का 5 मिलियन बकाया है। जुए का कर्ज? झूंग रोंगरुआंग, क्या तुम पागल हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उन चीजों को छूने की? झूंग कीर गुस्से से चिल्लाया। बहन, क्या तुम थोड़ा नर्म हो सकती हो? प्लीज बहन, जल्दी से मुझे बचा लो। अगर तुम नहीं आई तो वे मेरा हाथ काट देंगे। प्लीज बहन। झूंग रोंगरुआंग अचानक बुरी तरह चिल्लाया क्योंकि उसे पेट में लात मारी गई थी। तुम लोग उसे मत छुओ, मैं तुरंत पैसे भेज दूंगा। उसे मत छुओ, सुन रहे हो? झूंग कीर चिल्लाया। उस आदमी ने झूंग रोंगरुआंग का फोन उठाया और कहा, मैं तुम्हें 30 मिनट देता हूँ। अगर तुम हर मिनट देर से आओगे तो मैं उसकी एक उंगली काट लूंगा। फिर उसने फोन पटक दिया। झूंग निवास पर झूंग कीर ने मृत फोन को देखा और वह व्यथित हो गया। सेक्स, जुआ, ड्रग्स, ये वो सारी चीजें हैं जिन्हें हम झूंग लोगों को छूने की सख्त इजाजत नहीं है। अगर हमने जरा भी छुआ तो झूंग लियाओयुआन उसे गोली मार देगा। दादाजी को दिल की बीमारी है, कोई छूट नहीं है। वह पुलिस में रिपोर्ट भी नहीं कर सकती थी। अगर उसने ऐसा किया होता तो रोंगरुआंग का अंत हो जाता। यह अच्छा हुआ कि आज उसके पिता घर पर नहीं थे। झूंग कीर के पास कोई चारा नहीं था। वह बस जल्दी से पैसे जुटा सकती थी, फिरौती देने के लिए उस जगह पर पहुंच सकती थी और उसे पकड़ सकती थी।
समय पीड़ादायक क्षणों में बीत गया और झूंग रोनगुआंग का पूरा अस्तित्व पीड़ा से भर गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी बहन जल्दी पैसे इकट्ठा कर पाएगी या नहीं। क्या उसे उसकी कोई परवाह ही नहीं होगी? आखिर उसने हमेशा उसके लिए परेशानियां खड़ी की थीं और उसे अपना सारा काम साफ करने दिया था। वह शायद उससे बहुत समय से परेशान थी। जब उसने उन 2 दोस्तों के बारे में सोचा जिन्होंने उसे छोड़ दिया था, तो झूंग रोनगुआंग का डर और बढ़ गया। और 3 मिनट। सोने की चेन वाले आदमी ने अपने फोन पर समय देखा और कहा। गोरी औरत ने अपने हाथ में धारदार चाकू उड़ा दिया। चिंता मत करो, मेरे हुनर वाकई कमाल के हैं। बस एक साफ कट। मैं गारंटी देती हूँ कि तुम्हें जरा भी दर्द नहीं होगा, सब साफ सुथरा हो जाएगा। अभी भी 3 मिनट बाकी हैं। तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? झूंग रोनगुआंग की आवाज कांप रही थी। सोने की चेन पहने उस आदमी ने अपने दोस्तों के साथ शराब पीना और बातें करना जारी रखने से पहले व्यंग्य किया। अंत में 3 मिनट पूरे हो गए थे। अध्याय 1140। तो क्या हुआ अगर हमने तुम्हें अपन बना दिया? अध्याय 1140। तो क्या हुआ अगर हमने तुम्हें अपन बना दिया? ये केवल 3 मिनट का समय था, फिर भी झूंग रोनगुआंग को ऐसा लगा जैसे पूरा एक दशक बीत गया हो। गोरे आदमी ने बगल में बैठे टैटू वाले आदमी की तरफ इशारा किया, जिसने अपनी ड्रिंक की बोतल नीचे रखी और धीरे से उसके पास आया। उसने झूंग रोनगुआंग का हाथ पकड़ लिया। गोरी औरत ने उसके चाकू पर थूका। बदमाश, समय खत्म हो गया। अब तो बस एक ही उंगली बची है। बोल, पहले कौन सी काटूं? गोरे आदमी की निगाहें किसी विषैले सांप की तरह उसकी 10 उंगलियों पर घूम रही थीं। झूंग रोनगुआंग पागलों की तरह छटपटाने लगा। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। मेरे पिता झूंग लियाओयुआन हैं, मेरे दादा झूंग जोंग्रेन हैं। अगर तुमने मुझे छुआ तो मेरा परिवार तुम्हें कभी नहीं जाने देगा। हा 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 हा, क्या तुम्हें यकीन है? अगर तुम सच में झूंग लियाओयुआन के बेटे भी हो तो भी तुम एक बेकार इंसान हो। तो अगर मैं तुम्हें अपन बना दूं तो क्या दिक्कत है? शायद तुम्हारा परिवार तुम्हें शिक्षित करने में मेरी मदद के लिए मुझे धन्यवाद देगा। छोटे भाई, अगर तुम सच में नहीं समझ रहे हो तो मैं तुम्हें सिखा दूंगा। सड़कों पर घूमना इतना आसान नहीं है। अगर तुम पर कर्ज है और तुम उसे वापस नहीं कर सकते तो तुम्हें उसकी कीमत चुकानी होगी। तुम कहीं भी जाओ, यही नियम है, चाहे झूंग ही क्यों न हो। मुझे डर नहीं। अगर तुम सच में कोई बड़ा हंगामा खड़ा करना चाहते हो तो मैं देखना चाहूंगा कि कौन ज्यादा बदकिस्मत होगा। गोरी औरत का स्वर निडर था। जैसे ही वह बोल रहा था, गोरी महिला ने पहले ही झूंग रोनगुआंग की उंगलियां फैला दी थीं और चाकू उसकी छोटी उंगली पर निशाना साध दिया था। आ झूंग रोनगुआंग जोर से चिल्लाया। तुरंत रुक जाओ। उसी समय दुकान के प्रवेश द्वार पर एक लड़की गुर्राई। गोरे ने पहले लड़की की तरफ देखा, फिर झुंझलाकर चाकू के पिछले हिस्से से झूंग रोनगुआंग के चेहरे पर वार किया। चिल्ला क्यों रही हो? मैंने तो इसे काटा भी नहीं है। काया कमजोर। झूंग रोनगुआंग ने अपनी बिल्कुल सुरक्षित छोटी उंगली को देखा और इतना डर गया कि उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वह सिसकने लगा। फिर उसने प्रवेश द्वार पर खड़े व्यक्ति की ओर आशा भरी नजरों से देखा, मानो वह अपनी आखिरी जीवन रक्षक तिनके को देख रहा हो। बहन, मुझे बचा लो। वह हमेशा हर जगह अपने दोस्तों के बारे में शेखी बघारता था और हमेशा दूसरों को अपना दोस्त कहता था। फिर भी उस पल वह एकमात्र व्यक्ति था जिससे वह मदद की भीख मांग सकता था और जो किसी भी चीज की परवाह किए बिना उसकी मदद कर सकता था। अप्रत्याशित रूप से वह उसकी बहन थी जिसे वह हमेशा परेशान करता था। झूंग रोनगुआंग को अपने गले में एक गांठ के रूप में एक अवर्णनीय भावना महसूस हुई। झूंग कीर अपने घुटनों पर हाथ रखे प्रवेश द्वार पर हाँफ रही थी। जब उसने देखा कि उन्होंने अभी तक उसके साथ कुछ नहीं किया है तो उसका चेहरा अनिश्चितता और भय से भर गया। झूंग रोनगुआंग को उसकी नजर निराशा और गुस्से से भरी हुई थी। गोरी महिला की राक्षसी निगाहें झूंग कीर पर चिपचिपी मक्खी की तरह ऊपर से नीचे घूमती रहीं। फिर उसने पूछा, तुम पैसे लाए हो? मैंने किया। गिन लो, 5 लाख। एक पैसा भी कम नहीं। झूंग कीर ने पूरा डिब्बा उनकी ओर फेंक दिया। सोने की चेन वाले आदमी ने बक्सा उठाया और उसे अपने आदमियों को गिनने के लिए दे दिया। कुछ आदमी इकट्ठा होकर गिनने लगे। चूंकि उसके पास ज्यादा समय नहीं था, झूंग कीर के बक्से में नकदी, सोने की ईंटें और कुछ गहने थे। यह निश्चित रूप से कुल मिलाकर कम होने के बजाय ज्यादा होगा। कुछ क्षण बाद उनमें से एक चिल्लाया, बॉस, कोई बात नहीं, ये लड़की ईमानदार है। अब क्या आप उसे जाने दे सकते हैं? झूंग कीर ने ठंडे स्वर में पूछा। जरूर। गोरी महिला ने इशारा किया और 2 लोगों ने तुरंत झूंग रोनगुआंग को छोड़ दिया। बहन। झूंग रोनगुआंग ने अपने आंसू पोंछे और झूंग कीर के पास दौड़ा। झूंग कीर गुस्से में थी, लेकिन वह जानती थी कि यह बात करने की जगह नहीं है। ज्यादा जरूरी था कि वे जल्दी से वहां से चले जाएं। हालांकि जब वे जाने के लिए तैयार हुए तो कुछ लोगों ने प्रवेश द्वार को अवरुद्ध कर दिया। अध्याय 1141। मेरी बहन को मत छुओ। अध्याय 1141। मेरी बहन को मत छुओ। सुनहरे बालों वाले ने अपनी भौहें उठाईं। बेबी, तुम कहाँ जा रही हो? क्या हमने तुम्हें पहले ही पैसे नहीं दे दिए? तुम्हें और क्या चाहिए? हम सिर्फ तुम्हारे भाई को जाने देने के लिए सहमत हुए थे। हम तुम्हें जाने देने के लिए सहमत नहीं थे। गोरी औरत ने शैतानी निगाहों से झूंग कीर को ऊपर से नीचे तक देखा। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हें तो पैसे मिल ही गए हैं, तुम अपनी बात से कैसे मुकर सकते हो? झूंग रोनगुआंग तुरंत गुस्से से भर गया। सोने की चेन वाला आदमी हंसते हुए बोला, हाँ, आपने हमें पैसे तो दे दिए, लेकिन इतने लंबे समय तक टाल दिए, तो क्या हमें कुछ ब्याज नहीं मांगना चाहिए? ब्याज? झूंग कीर को इस बारे में बुरा लग रहा था। क्या बेवकूफ़ी भरी दिलचस्पी है?
मुझे लगता है तुम जानबूझकर गलतियां निकाल रहे हो। जूंग रोंगरुआंग इतना गुस्से में था कि उसकी छाती धड़क रही थी, लेकिन जूंग कीर ने उसे पीछे खींच लिया। वे बहुत ज्यादा थे, उनके लिए मुश्किल रास्ते पर जाने का कोई फायदा नहीं था। तुम्हें और पैसे चाहिए? मैं और ला सकता हूँ, मुझे बस थोड़ा समय चाहिए, जूंग कीर ने कहा। सोने की चेन वाला आदमी और गोरी औरत एक दूसरे को देखकर अजीब सी मुस्कान बिखेरने लगे। गोरी औरत ने अपनी ठुड्डी पकड़ी और सामने खड़ी औरत की तरफ देखा। मुझे पैसों की जरूरत नहीं है, हमें सच में किसी चीज की कमी नहीं है, बस तुम हमारे और हमारे दोस्तों के साथ एक रात यहाँ रुको, फिर वो ब्याज चुका हुआ माना जाएगा। जूंग रोंगरुआंग अब और नहीं रुक सका। वह जूंग कीर की पकड़ से छूटकर उस गोरी औरत के पास पहुंचा। कमीने, मैं तुझे मार डालूंगा। दुर्भाग्यवश उसका छोटा सा शरीर उन लोगों से कैसे लड़ सकता था। भीड़ में से चेहरे पर जख्म के निशान वाला एक आदमी उसके पास आया और उसे घूंसा मारकर जमीन पर गिरा दिया। अरे बदमाश, लानत है, यहाँ उपद्रव मचाने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? उसी समय काले रंग की टैंक टॉप पहने, शरीर पर टैटू से भरा एक तिरस्कारपूर्ण आदमी जूंग कीर की ओर बढ़ा। जूंग कीर ने कभी नहीं सोचा था कि जूंग रोंगरुआंग कभी ऐसे लोगों से पंगा लेगा, लेकिन अब कुछ भी कहने में बहुत देर हो चुकी थी। वह बस पीछे की ओर लड़खड़ा सकती थी। हालांकि वो तो बस एक लड़की थी और ये सब बड़े बड़े आदमी थे। वो कहीं भाग नहीं सकती थी, वो बस कुछ कदम ही भागी थी कि टैटू वाले आदमी ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने उसे जोर से धक्का देकर गिरोह की तरफ धकेल दिया। इसी चक्कर में उसका कोट उतर गया और उसका झीना नाइट गाउन सामने आ गया। अरे, इस लड़की को पता था कि हम क्या चाहते हैं। वह इस तरह के कपड़े पहनकर आई है। टैटू वाले आदमी की आंखें वासना से भरी थीं और बाकी सभी लोग भी हंस पड़े। जूंग कीर को जब ये खबर मिली कि जूंग रोंगरुआंग पकड़ा गया है और उसे पैसे इकट्ठा करने के लिए सिर्फ 30 मिनट दिए गए हैं, वरना उसकी उंगलियां काट दी जाएंगी, तो वह बेहद बेचैन हो गई। उसे कपड़े बदलने का समय कैसे मिला? उसने बस कोट पहना और बाहर भाग गई। उसके पैरों में जूते भी नहीं बदले थे। उसने चप्पल पहनी थी और जल्दबाजी में उसका सिर्फ एक ही हिस्सा बचा था। छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, जूंग कीर ने संघर्ष करते हुए उसे थप्पड़ मारा। थप्पड़ की आवाज सुनते ही उस आदमी की शैतानी भड़क उठी और उसने जूंग कीर के कपड़े फाड़ डाले। साले, रुक जाओ सब, अगर तुम इतने ही काबिल हो तो मेरे पास आओ, मेरी बहन को मत छुओ। कोने में जब जूंग रोंगरुआंग ने जूंग कीर को जमीन पर धकेला जा रहा देखा तो उसका पूरा चेहरा ही बैठ गया। पहले तो उसे बुरी तरह पीटा गया था और वह जमीन पर तड़प रहा था, लेकिन अब वह उछल पड़ा और दो आदमियों से पागलों की तरह लड़ने लगा। उसे मत छुओ, उसे मत छुओ, अगर हिम्मत है तो मेरे पास आओ। जूंग रोंगरुआंग को ताकत कहाँ से मिली ये समझ नहीं आ रहा था। वह उन दोनों हटे कट्टे आदमियों से खुद को छुड़ाने के लिए जूंग कीर की ओर दौड़ा, टैटू वाले आदमी को धक्का देने के लिए तैयार। अध्याय 1142, एक आकर्षक महिला। अध्याय 1142, एक आकर्षक महिला। हालांकि वह आदमी तुरंत भड़क गया। उसने अपनी मुठ्ठियां भींच लीं और जूंग रोंगरुआंग पर चिल्लाया, जबकि बाकी सभी लोग भी उस किशोर को गिराने के लिए दौड़ पड़े। रोंगरुआंग, जूंग कीर ने अपने फटे हुए कपड़ों को पकड़ लिया और एक तीखी चीख निकाली। अगले ही पल जूंग कीर को थप्पड़ पड़ा और टैटू वाला आदमी और भी ज्यादा बेरहमी से उसके बाल पकड़कर उसे घसीटता हुआ एक कोने में ले गया। रंडी, चिल्ला क्यों रही हो? इधर आओ, बाद में चीखता चिल्लाता रहूंगा। बहन, बहन, छोड़ दे उसे। जूंग रोंगरुआंग को कुछ आदमियों ने घेर लिया और उसकी पिटाई कर दी। धीरे धीरे वह और कुछ नहीं बोल पा रहा था। उसकी नजर बस वहीं टिकी थी जहां जूंग कीर को घसीटा जा रहा था। उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। जूंग कीर को घसीटते हुए उस आदमी ने उसे पकड़कर उसके कपड़े खींचे। वह बेबस होकर देखता रहा और अपनी बहन के साथ उस बदमाश द्वारा बलात्कार होते देख रहा था। जूंग रोंगरुआंग का दिल फटने को था। उसकी आवाज पहले से ही भारी हो चुकी थी और वह किसी फंसे हुए जानवर की तरह बस कमजोरी से चिल्ला सका, मेरी बहन को मत छुओ, उसे मत छुओ, मेरी बहन को मत छुओ, उसे मत छुओ। उसने खुद से इतनी नफरत पहले कभी नहीं की थी जितनी इस पल कर रहा था। उसे खुद से नफरत थी। वह खुद को मारना चाहता था। वह चाहता था कि वह चाकू से खुद को मार सके। वह एक जानवर था, एक जानवर। दुकान के प्रवेश द्वार पर सोने की चेन वाले आदमी ने गोरी औरत की सिगरेट सुलगाई और चिंतित भाव से बोला, मुझे लगता है अब बहुत हो गया। क्या ये हद से ज्यादा नहीं हो जाएगा? बॉस ने तो बस उन्हें थोड़ा डराने के लिए कहा था। तुम इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो? चूंकि हम उन्हें डरा रहे हैं तो हमें यह सही करना होगा। क्या बॉस ने नहीं कहा था कि वह हीरो बनना चाहता है जो दूसरे व्यक्ति की साख पाने के लिए सुंदरी को बचाता है? जाहिर है हमें इसे और ज्यादा वास्तविक बनाना होगा। इस तरह प्रभाव बेहतर होगा। सुनहरे बालों वाले आदमी ने बेपरवाही से कहा। सोने की चेन वाले आदमी ने जूंग कीर की तरफ देखा और शरारती अंदाज में मुस्कुराया। मुझे बस यही डर है कि अगर हम ऐसे ही चलते रहे तो ओल्ट के खुद को रोक नहीं पाएगा। वो लड़की तो बिल्कुल नई है। हाँ, अगर वह खुद को रोक नहीं सकता तो हम अपने दोस्तों को कुछ मजा करने देंगे। गोरी औरत ने टैटू वाले आदमी की तरफ देखा जो स्पष्ट रूप से नियंत्रण खोने लगा था और उसने उपहास किया। सोने की चेन वाले आदमी ने तुरंत डांटा, अरे खिलवाड़ मत करो, वह जूंग लियाओयुआन की बेटी है। उफ़, तो क्या हुआ अगर वह जूंग लियाओयुआन की बेटी है? गोरे ने बिना हड़बड़ी के अपना फोन निकाला और बॉस को फोन करने के लिए तैयार हो गया। अचानक इसी समय एक महिला प्रवेश द्वार पर प्रकट हुई।
उसने ऊंची एड़ी के जूते पहने थे, वाइन रेड ड्रेस पहनी थी, काले विंडब्रेकर से ढका हुआ था और उसके स्वाभाविक रूप से घुंघराले लंबे बाल उसके कंधों पर समुद्री घास की तरह बिखरे हुए थे। वह एक आकर्षक महिला थी। सोने की चेन वाले आदमी की सिगरेट उसके मुंह से जमीन पर गिर गई और गोरा आदमी भी अपना फोन कॉल भूल गया था। यहाँ तक कि झूमकीर के कपड़े फाड़ने वाला आदमी भी उस औरत को हैरानी से देखने के लिए रुक गया था। जियो जी, भागो, जल्दी भागो, जल्दी से यह जगह छोड़ो, भागो। जब उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया तो झूमकीर ने अपने मोबाइल फोन पर अचानक एक नंबर दबाया और चुपके से मदद के लिए पुकारने का संदेश भेज दिया। हालांकि जब उसने देखा कि वह निंगक्षी का नंबर था तो उसे पछतावा हुआ। उसे चिंता हुई कि उसकी वजह से निंगक्षी खतरे में पड़ जाएगी। किसने सोचा होगा कि जिस बात को लेकर वह सबसे अधिक चिंतित थी वह फिर भी घटित हो गई। जब उसने देखा कि निंगक्षी वास्तव में अकेली आई है तो झूमकीर तुरंत घबरा गई और उसे जल्दी से वहां से चले जाने के लिए चिल्लाई। दुकान के खंडहर हो चुके प्रवेश द्वार पर धुंधली चांदनी की ओर पीठ करके उस औरत के काले विंडब्रेकर को हवा बेतहाशा छेड़ रही थी। जब उसकी नजर उस कोने पर पड़ी जहां उस लड़की को एक आदमी ने जकड़ रखा था और उसके कपड़े लगभग फटे हुए थे तो उसकी नजरें तुरंत कातिलाना हो गईं। सुनहरे बालों वाला आदमी निंगक्षी के अचानक प्रकट होने पर घूर रहा था और उसके चेहरे पर अश्लील भाव थे। अरे, क्या हमें एक और लड़की मिल गई? बहुत बढ़िया। मुझे बस इस बात की चिंता थी कि बांटने के लिए ज्यादा नहीं है। जैसे ही उसने ये कहा, तेज हवा का झोंका उसकी तरफ तेजी से आया और एक जोरदार झटका उसकी कनपटी पर लगा। गोरा आदमी जमीन पर गिर पड़ा और बिना हिले डुले वहीं पड़ा रहा। लात लगने से वह सचमुच बेहोश हो गया था। अध्याय 1143 अत्याचार। अध्याय 1143 अत्याचार। बाकी लोगों ने देखा कि कुछ गड़बड़ है और वे घबरा गए। वे सब उसे पकड़ने के लिए आगे दौड़े। हालांकि उस औरत की हरकतें लगभग शैतानी थीं। वे चाहे जो भी करें उसके करीब नहीं पहुंच सकते थे। इसके बजाय उन्हें एक एक करके पीटा गया था। वे कई पुलिसकर्मियों से मिले थे जिनसे निपटना कठिन था और वे कई बार पुलिस के पीछा करने से बच निकले थे, फिर भी उन्हें कभी भी इतने मजबूत प्रतिद्वंद्वी का सामना नहीं करना पड़ा था। ये औरत, वह कौन थी? निंगक्षी का भावशून्य चेहरा जमीन पर लौटते और दुख से चीखते हुए उन सभी आदमियों पर चलते हुए भी बना रहा। वह झूमकीर की ओर बढ़ी। जियाओ जियाओ शी। झूमकीर ने दोनों बाहों से खुद को ढक लिया और कांप उठी। निंगक्षी का चेहरा शांत रहा और उसने अपना विंडब्रेकर उतार दिया तथा झूमकीर को कसकर लपेट लिया। जियो जी, सावधान। झूमकीर ने देखा कि उसके पीछे टैटू वाला आदमी अचानक उठा और अपने सिर में एक छड़ी पकड़ ली और निंगजी के सिर पर वार करने के लिए तैयार हो गया। निंगशी ने झूमकीर को सावधानी से दीवार के सहारे खड़ा किया और फिर अचानक घूम गई। पीछे हटने के बजाय वह आगे बढ़ी और इससे पहले कि छड़ी उस पर गिरे उसने उसकी कलाई पर लात मारी। छड़ी जोरदार आवाज के साथ जमीन पर गिर गई। इसके बाद वह आदमी जमीन पर गिर पड़ा। जमीन पर गिर जाने के बाद भी उसे समझ नहीं आया कि इस औरत की चाल इतनी तेज कैसे हो सकती है। दरअसल उसकी हर चाल उसके घातक बिंदुओं पर सटीक बैठती थी। निंगक्षी ने उस टैटू वाले आदमी की तरफ देखा जिसे उसने जमीन पर पटक दिया था। यह वही आदमी था जिसने पहले झूमकीर को धमकाया था। फिर वह झुकी और उसके सामने उकड़ूं बैठ गई। उसका कॉलर पकड़कर खींचा और फिर उसके चेहरे पर जोर से एक मुक्का मारा, फिर एक और मुक्का और फिर एक और। लड़की के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, मानो वह बाहरी दुनिया से कटी कटी अपनी ही दुनिया में खोई हुई हो। उसने रोबोट की तरह उस आदमी के चेहरे पर एक के बाद एक घूंसे मारे। खाली दुकान घूंसों की भयानक आवाजों से गूंज उठी। कोई भी उस आदमी का चेहरा पहचान नहीं पा रहा था और निंगशी के हाथ भी खून से लाल हो गए थे। यह निश्चित नहीं था कि उस खून का रंग उसका अपना था या नहीं, क्योंकि उस पर बहुत जोर से वार किया गया था। फिर भी वह बिल्कुल नहीं रुकी। उसके घूंसे और भी क्रूर हो गए और उसकी आंखों में एक अमानवीय भाव आ गया, मानो वह कोई शैतान हो जो अभी अभी नर्क से निकल कर आए हो। वहां मौजूद सभी लोग सदमे से स्तब्ध रह गए। पहले से मौजूद सभी पीड़ितों ने जमीन पर गिरते हुए अपने पैरों को लड़खड़ाता हुआ महसूस किया। उनके चेहरे डर से भर गए, यहाँ तक कि झूम रोंगरुआंग और झूमकीर भी भयभीत थे। उसी समय अचानक निंगक्षी के पीछे से एक आवाज आई, वेश्या, रुको, अपने हाथ ऊपर उठाओ। पहले सोने की चेन वाला आदमी अचानक एक बंदूक उठाकर निंगक्षी के सिर पर तानने लगा। झूम रोंगरुआंग और झूमकीर के चेहरे उतर गए। जियोशी। निंगक्षी का ध्यान अब उसकी ओर गया। उसने टैटू वाले आदमी को दूर धकेला और अपने हाथ के पिछले हिस्से से अपने मुंह के कोने पर लगे खून को पोंछा। उसकी नजर बंदूक पर पड़ी। अपने दोनों हाथ ऊपर उठाओ, इधर आओ, मेरे लिए अपने सारे कपड़े उतार दो। आदमी गुर्राया और चिल्लाया। जियाओशी। झूमकीर इतनी चिंतित थी कि उसकी आंखें लाल हो गईं। क्या मैं तुम्हारा निशाना नहीं हूँ? उसे जाने दो। ये था, अब नहीं है। इस वेश्या ने हमारे कितने ही दोस्तों को चोट पहुंचाई है। क्या उसे लगता है कि हम उसे आसानी से जाने देंगे? बिल्कुल नहीं। जिन लोगों को पीटा गया था वे धीरे धीरे आगे बढ़े और निंगक्षी को बुरी तरह घेर लिया। माहौल इससे ज्यादा तनावपूर्ण नहीं हो सकता था। रोंगरुआंग, कीर की आंखों को ढक दो, निंगक्षी ने शांति से कहा, इससे पहले कि उसका मस्तिष्क कुछ समझ पाता। झूम रोंगरुआंग के शरीर ने निंगक्षी के आदेशों का तुरंत पालन कर दिया और वह लड़खड़ाते हुए झूम कीर की आंखों को ढकने लगा। जिस क्षण झूम रोंगरुआंग ने झूम कीर की आंखों को ढका, खाली रात के आकाश में बंदूकों की आवाज गूंजने लगी। सोने की चेन वाला व्यक्ति अपनी आंखें चौड़ी करके जमीन पर गिर पड़ा और उसके माथे के बीच में गोली का खून से सना हुआ छेद हो गया। निंगक्षी के हाथ में एक बंदूक थी जो सीधे उस दिशा की ओर इशारा कर रही थी जहाँ वह आदमी खड़ा था।
अध्याय 1144 व्यवहारिक रूप से एक राक्षस। अध्याय 1144 व्यवहारिक रूप से एक राक्षस। जिस क्षण वह व्यक्ति अपने माथे पर गोली के निशान के साथ जमीन पर गिरा, निंगक्षी के आसपास मौजूद लोगों के चेहरे पर भाव बदल गए। उनमें से एक ने अनजाने में उसकी कमर को छुआ और वास्तव में वह नंगी थी। उसके हाथ में जो बंदूक थी वह उसकी थी। उसे पता भी नहीं चला कि उसने कब उसे उससे छीन लिया। हे भगवान, इसे नरक में ले जा। अब उनमें 3 नेता थे। एक तो इस महिला की लात से बेहोश हो गया था, दूसरे को घूंसे मारे गए थे और आखिरी को मार दिया गया था। इन तीनों ने हाल ही में इंपीरियल में अपनी पहचान बनानी शुरू की थी। अफवाह थी कि ये लोग गिरोह के बदमाश थे और कई कसीनों में हीरोइन का धंधा चलाते थे। इनके हथियारों से भी संबंध थे। फिर भी आज ये सब एक औरत के हाथों मारे गए। अगर निंगक्षी पहले किसी को बेरहमी से पीटने के लिए पागल थी, तो अब उसका रूप असल में बंदूक लिए एक रोबोट जैसा है। वो एक बेरहम, जानलेवा रोबोट थी। मानव जीवन का सामना करते समय भले ही वे उनके जैसे निर्दयी लोग ही क्यों न हों, वे भी अपने हाथों में बंदूक लेकर थोड़ा काम उठेंगे। फिर भी इस महिला ने उस क्षण से आधे सेकंड के लिए भी संकोच नहीं किया जब उसने बंदूक निकाली और मारने का लक्ष्य बनाया। यह कोई प्यारी सुंदरी नहीं थी, वह तो वास्तव में एक राक्षसी थी। झूंग रोंगहुआंग ने झूंगकीर की आंखों को ढक लिया था जब वह निंगक्षी को बंदूक से किसी को मारते हुए देख रहा था। इस समय उसका चेहरा पूरी तरह से पीला पड़ गया था। हालांकि वह एक सैनिक परिवार में पैदा हुआ था, फिर भी उसने पहली बार किसी को अपने से कुछ ही कदम की दूरी पर हत्या करते देखा था। एक जिंदगी यूं ही चली गई। अपने पिता और दादा के प्रभाव में वह मोटे तौर पर जानता था कि अगर कोई निशानेबाजी में अविश्वसनीय रूप से प्रतिभाशाली भी हो, तो अभ्यास और असल में गोली चलाना 2 अलग अलग चीजें हैं। चाहे वह पेशेवर पुलिस वाला हो या सालों की ट्रेनिंग वाला कोई स्नाइपर, वे किसी जिंदा इंसान को गोली मारने की हिम्मत नहीं करते। पहली बार किसी की हत्या करने के बाद भी उन्हें लंबे समय तक काउंसलिंग की जरूरत पड़ती थी। फिर भी चाहे ये शूटिंग से पहले हो या बाद में, निंगक्षी के हाव भाव बिल्कुल नहीं बदले थे। अचानक इस खूनी मंजर में फंसकर और अपने सामने एक जिंदा इंसान को मरा हुआ देखकर झूंग रोंगहुआंग के दिल में डर अपने चरम पर पहुंच गया था। उसे अपने सामने खड़ी इस औरत के लिए और भी ज्यादा इज्जत और खुद के लिए गहरी नफरत महसूस हुई। हालांकि वह बेवकूफ था, पर पूरी तरह से नासमझ नहीं था। जैसे ही उसने उस आदमी को बंदूक पकड़े देखा, उसे समझ आ गया कि ये लोग आम बदमाश नहीं हैं जिनके पास बंदूकें नहीं होती। यदि निंगक्षी की तेज निशानेबाजी ने उन्हें पहले ही काबू नहीं कर लिया होता, तो वे अभी पागलों की तरह जवाबी हमला कर देते। जहां तक उसकी बात है, उसने न केवल अपनी बहन को इसमें शामिल किया, बल्कि जब उसके साथ बलात्कार हो रहा था, तो वह बिना किसी प्रतिशोध के केवल देख सकता था। जियाओशी, जब झूंगकीर ने गोलियों की आवाज सुनी, तो उसका पूरा शरीर भय से भर गया। उसने झूंग रोंगहुआंग का हाथ हटा दिया जिसने उसकी आंखों पर से पट्टी बांध रखी थी। जब उसने देखा कि जमीन पर पड़ा व्यक्ति सोने की चेन वाला आदमी था, जबकि निंगक्षी उसी जगह पर सुरक्षित खड़ी थी, तो झूंगकीर को राहत महसूस हुई, लेकिन साथ ही उसकी आंखें चिंता से भर गईं। वह शॉट निंगक्षी था। वेश्या, तुम मर गई। तुमने किसी को मार डाला। तुमने सचमुच किसी को मार डाला। एक अन्य व्यक्ति डर के मारे कांपते हुए चिल्लाया। अध्याय 1145 आज रात कोई नहीं जाएगा। अध्याय 1145 आज रात कोई नहीं जाएगा। निंगक्षी ने ऐसे कहा जैसे उसने कोई मजाक सुना हो। उसके होंठ सिकुड़ गए। तो क्या मैं पुलिस बुलाने में तुम्हारी मदद करूं? कुछ आदमी एक दूसरे को देखते रहे और उनके चेहरे का रंग उड़ गया। वे अवाक रह गए। जब तीनों नशे में धुत थे, तो उन्होंने शेखी बघारी थी कि पुलिस की रेड लिस्ट में उनका नाम सबसे ऊपर है, और उन्होंने ये भी बताया था कि उन्होंने पीछा करते हुए कितने पुलिस वालों को मार डाला है। इस स्तर के भगोड़े अगर पकड़े भी जाते, तो तुरंत फायरिंग स्क्वाड से मार दिए जाते। पुलिस को बुलाने की उनकी हिम्मत कैसे हुई? भूमिगत कैसीनो, अपहरण और जबरन वसूली, बलात्कार के प्रयास और भगोड़ों को पनाह, ये सब सलाखों के पीछे होंगे। उन तीनों ने एक दूसरे को देखा और एक निष्कर्ष पर पहुंचे। उनके सामने खड़ी औरत उन तीनों बदमाशों से भी ज्यादा डरावनी थी, इसलिए उनकी सबसे अच्छी योजना भाग जाने की थी। इस प्रकार वे भागने लगे। इससे पहले कि वे बाहर भाग पाते, उनके पीछे से एक महिला की ठंडी आवाज सुनाई दी। वहीं रुक जाओ। वे सभी जम गए। क्या मैंने तुम लोगों को जाने दिया? औरत की आवाज मानो नर्क से आए हो। वे इतने डरे हुए थे कि कांप उठे। निंगक्षी ने अपनी नजरें नीची कर लीं। उसकी आंखों में शिकार से पहले का पाशविक अंधकार और खून प्यासा उत्साह भरा था। उसने जानबूझकर पुलिस को नहीं बुलाया था और अकेली यहाँ आई थी। वह उन्हें इतनी आसानी से जाने नहीं देती। आज रात किसी को भी जाने की अनुमति नहीं थी। निंगक्षी की घातक निगाहें उन लोगों पर घूम गईं। इससे पहले उसे और किसने छुआ था? नहीं नहीं, मैंने नहीं किया। मैंने भी नहीं। मैं कसम खाता हूँ कि मैंने उसका एक भी बाल नहीं छुआ। इससे पहले उन सभी ने उसे और उसके भाई को पकड़ा था। उसी क्षण सभी लोग घबरा गए और कसम खाने लगे कि वे इसमें शामिल नहीं थे। लगभग अपने पूर्वजों की सभी 18 पीढ़ियों की कसम खाने लगे। निंगक्षी की नजर धीरे धीरे उस चूहे जैसे चेहरे वाले आदमी पर पड़ी जो कई लोगों के पीछे छिपा हुआ था और चुपके से भागने की कोशिश कर रहा था। इससे पहले जब वह टैटू वाला आदमी कीर के कपड़े फाड़ रहा था, तो उसने ही कीर को नीचे पकड़ने में मदद की थी। जब उस आदमी ने देखा कि निंगक्षी का ध्यान उस पर है, तो उसे पता चल गया कि चीजें बिगड़ने वाली हैं। लेकिन इससे पहले कि वह भागने का समय पाता, उसके चेहरे पर एक जोरदार धमाका हुआ।
अगले ही पल एक जोरदार चीख सुनाई दी और उस आदमी की कलाई खून से लथपथ हो गई तथा वह दर्द से फर्श पर लुढ़क गया। लानत है चुड़ैल, मैं तुम्हें मार डालूंगा। उस आदमी की शैतानी चीख उसके पेट से निकली। उसने अचानक जोर से गालियां दी और फिर अपनी पिस्तौल निकाल ली, लेकिन जैसे ही उसने उसे ऊपर उठाया, निंगक्षी की बंदूक की बट से उसकी पिस्तौल नीचे गिर गई और उसने अपना हाथ ढक लिया। जमीन पर लोटपोट होकर फिर से रोने लगा। उसकी बंदूक की गति अमानवीय रूप से तेज थी। सुंदर, हमारी जान बख्श दो। बड़ी बहन, हमारी जान बख्श दो। हमने तुम्हारे दोस्त को छुआ तक नहीं। सचमुच, हम पर भरोसा करो। जिनके पास बंदूकें थीं, वे अपंग हो गए थे। निहत्थों की तो बात ही छोड़िए, अब तो उनमें से किसी ने भी प्रतिरोध करने की जहमत नहीं उठाई। बचे हुए कुछ लोग बस एक एक करके जमीन पर गिर पड़े, घुटने टेक दिए। बदकिस्मती से निंगक्षी उन्हें छोड़ने वाली नहीं लग रही थी। उसके आसपास का जानलेवा माहौल और भी गहरा हो गया था, क्योंकि उसके हाथ में पकड़ी बंदूक सीधे चूहे जैसे चेहरे वाले आदमी के सिर पर तान रही थी। अब चूंकि उसके दोनों हाथ अपंग हो गए थे, उसके पास प्रतिरोध करने का कोई उपाय नहीं था। ये भेड़ को काटने जैसा था। अध्याय 1146। जियोशी, शांत हो जाओ। अध्याय 1146। जियोशी, शांत हो जाओ। बड़ी बहन, मैं गलत हूँ। मैं सचमुच गलत हूँ। मुझे कुछ नहीं पता। मैं तो बस दूसरों के काम निपटाने वाला कोई नहीं हूँ। बॉस जो कहेगा वही करूँगा। किसी विवाद को सुलझाते समय किसी तीसरे पक्ष को शामिल नहीं करना चाहिए। इन सब का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। उस चूहे जैसे चेहरे वाले आदमी के अंदर यह बात आते ही डर समा गया और जैसे ही उसने अपनी ओर बंदूक तानी, वह अपनी जान की भीख मांगने लगा। तुमने उसे छुआ? महिला के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। वो नजर, वो सच में उसे मार डालना चाहती थी। मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया। मैंने तो बस लड़की के हाथ पकड़े थे। नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब यह नहीं था। प्लीज मेरी जान बख्श दो, प्लीज। उस आदमी के पैर इस समय बुरी तरह कांप रहे थे। उसकी पतलून के बीच से बदबूदार पीला तरल पदार्थ टपक रहा था। वह इतना डर गया था कि मानो उसने अपनी पतलून में ही पेशाब कर दिया हो। निंगक्षी में उसकी बकवास सुनने का धैर्य नहीं था, बल्कि उसकी आंखों का वह क्रूर रूप उसके शोर से बेकाबू होता जा रहा था। उसके दिमाग में बार बार झूमकीर का वह दृश्य घूम रहा था, जिसे वह आदमी बलात्कार के लिए नीचे धकेल रहा था। वह दृश्य धीरे धीरे 5 साल पहले के उस दृश्य के साथ घुल मिल रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका सिर फट जाएगा। साथ ही उसे खुद को रोकना भी मुश्किल होता जा रहा था। निंगक्षी ने अपनी उंगली ट्रिगर पर ही रहने दी। उसने धीरे धीरे दबाव बढ़ाया। अगले ही पल ट्रिगर दबाने वाली थी। तभी एक जोड़ी कोमल और गर्म बाहों ने उसे पीछे से गले लगा लिया, उसके धुंधले मन को चीरते हुए। जियाओशी, बस बस, शांत हो जाओ। मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। मेरी तरफ देखो। जियाओशी, शांत हो जाओ, ठीक है। जियाओशी, जियाओशी। लड़की की चिंतित और परेशान आवाज उसके कानों में गूंजी। निंगक्षी की कठोर रीढ़ धीरे धीरे नरम पड़ गई और उसकी आंखों में रक्त की लालसा भी धीरे धीरे समाप्त हो गई और एक धुंधली शांति लौट आई। जैसे ही निंगक्षी ने अपनी बंदूक नीचे रखी, बदमाशों ने तुरंत मौका पाकर भाग निकले। निंगक्षी ने अपनी आंखों के कोने से उन पर एक नजर डाली और उसने एक आदमी के पैर के पास गोली चलाने के लिए हाथ बढ़ाया, जिसके हाथ में एक डिब्बा था। वह आदमी चीख पड़ा और इतना डर गया कि उसकी आत्मा ही निकल गई। उसने सम्मानपूर्वक डिब्बा राक्षस को सौंप दिया, फिर लड़खड़ाते हुए वहां से चला गया। उसने मन ही मन सोचा, धिक्कार है। ये तो 5 मिलियन था। कोई बात नहीं, जिंदा रहना ज्यादा जरूरी था। वह बक्सा वही $5 मिलियन का था जिसे जूमकीर ने रात भर इकट्ठा किया था। हमें पैसे वापस मिल गए हैं। जियाओशी, चलो जल्दी से यहाँ से चले जाएं। जूमकीर को डर था कि कुछ और हो जाएगा, इसलिए उसने जल्दी से आग्रह किया। आप लोग पहले चले जाइए, मुझे ये जगह साफ करनी है, निंगक्षी ने कहा। लेकिन आप, जूमकीर स्पष्ट रूप से उसे अकेला छोड़ने के बारे में चिंतित था। जाओ। निंगक्षी की नजरें कोमल लेकिन दृढ़ थीं। उसने जूमकीर के कंधे पर थपथपाया। फिर उसकी नजर झूंग रोंगहुआंग पर पड़ी। इधर आओ, अपनी बहन को पकड़ो। ओह, झूंग रोंगहुआंग हड़बड़ाकर उठा और क्योंकि वह बहुत जल्दी जल्दी चल रहा था, सोने की चेन वाले आदमी की लाश से टकराकर लगभग गिर ही पड़ा। वह जूमकीर के पास गया और सावधानी से उसे दुकान से बाहर निकाला। निंगक्षी ने पुलिस को बुलाने से पहले घटनास्थल पर उसके सभी निशान मिटा दिए। आमतौर पर ऐसी स्थिति में पुलिस यही सोचती कि कोई गैंगवार और जानलेवा झगड़ा हुआ है। इसके अलावा जब वह उनसे भिड़ी तो उसने देखा कि तीनों सरगना कोई आम बदमाश नहीं थे। उनका लहजा ड्रग्स के स्वर्ग गोल्डन ट्रायंगल जैसा था और वे शायद जानलेवा भगोड़े थे। जूंग रोंगहुआंग ने इस तरह के लोगों को कैसे उकसाया था? निंगक्षी ने आगे कुछ नहीं सोचा। वह जल्दी से वहां से चली गई और रात में गायब हो गई। अध्याय 1147। कोई ऐसा बनना चाहता था। अध्याय 1147। कोई ऐसा बनना चाहता था। सड़क किनारे जूमकीर बेचैनी से कार के बाहर इंतजार कर रही थी। उसे तभी राहत मिली जब उसने निंगक्षी को बाहर आते देखा। वह तेजी से उसके पास गई और आवाज लगाई, जियाओशी, चलो चलें। निंगक्षी ने उसके लिए कार का दरवाजा खोला और जूमकीर को जल्दी से अंदर आने में मदद की। जूंग रोंगहुआंग चुपचाप कार की पिछली सीट पर बैठ गया। जूमकीर ने निंगक्षी की विंडब्रेकर को कसकर अपने चारों ओर खींचा और चिंतित होकर कहा, अगर मैं इस तरह घर गया और नौकरानियों से टकराया तो मुझे समझाना मुश्किल हो जाएगा। चलो पहले मेरे घर चलें। हम। जूमकीर ने सिर हिलाया। गाड़ी चला रही लड़की को देखते ही उसकी आंखें भर आईं।
जियाओशी, मुझे आज रात के लिए बहुत अफसोस है। हताशा में मैंने बिना सोचे समझे मैसेज भेज दिया। फिर मुझे डर लगने लगा कि मैं तुम्हें फंसा दूंगी और कुछ हो जाएगा। मुझे ही दोष सहना होगा। मुझे बहुत अफसोस है। निंगक्षी ने रियरव्यू मिरर से जूंगकीर को देखा। उसकी नज़र अब गोदाम जैसी कातिलाना नहीं रही। उसकी आवाज़ में कोमलता थी। माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे बहुत खुशी है कि ऐसे पल में तुम्हें जिस इंसान की याद आए वो मैं ही थी। निंगक्षी के कोमल भावों को देखते ही जूंगकीर को एक अवर्णनीय अनुभूति हुई। उसने एक टिश्यू पेपर निकाला और निंगक्षी के गालों पर लगे खून के छींटे पोंछने में उसकी मदद की। लेकिन निंगक्षी, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गईं? मैं पिछले कुछ दिनों से काम के सिलसिले में बाहर गया हुआ हूँ। मैं आज रात ही इंपीरियल की फ्लाइट से वापस आया हूँ और एयरपोर्ट से घर लौटते हुए रास्ते में मुझे आपका मैसेज दिखा। शुक्र है कि उस समय कैब आपसे ज्यादा दूर नहीं थी, वरना अगर वह थोड़ी देर से आती तो वह कल्पना भी नहीं कर पाती कि क्या होता। जूंगकीर समझ गई। फिर वह फिर से चिंतित हो गई। जियाओशी, क्या इसका तुम पर या किसी और पर कोई असर होगा? आखिरकार तुमने तो अभी निंगक्षी ने अपना सिर झुकाया और जूंगकीर को आश्वस्त भाव से देखा। निशान मिटाने की मेरी क्षमता पर भरोसा रखो। हम जूंगकीर ने सिर हिलाया। उसे अपने सामने खड़े व्यक्ति पर बिना शर्त भरोसा था। पिछली सीट पर जूंग रोंगुआंग निंगक्षी को एक अनजान भाव से घूर रहा था। उसकी आंखों में एक खास तड़प और लालसा थी जिसका उसने खुद भी ध्यान नहीं दिया था। वह ऐसा ही बनना चाहता था, एक ऐसा व्यक्ति जिस पर दूसरे लोग भरोसा कर सकें, ताकि उसके आसपास के लोग बिना किसी हिचकिचाहट के उस पर भरोसा कर सकें। वह एक असली आदमी बनना चाहता था। आधे घंटे बाद निंगक्षी उसके बंगले के बाहर पहुंची। घर के अंदर निंगक्षी ने जूंगकीर के लिए तुरंत साफ कपड़े ढूंढ निकाले। जाओ और गर्म पानी से नहा लो, अपने कपड़े बदल लो। हम जूंगकीर के नहाने के बाद जूंग रोंगुआंग लिविंग रूम में असमंजस में खड़ा था। उसने सोचा कि निंगक्षी के स्वभाव को देखते हुए वह उसे बेतहाशा डांटती और शायद पीट भी देती, इसलिए वह सब कुछ झेलने के लिए तैयार था। आखिरकार निंगक्षी ने उसे डांटा नहीं। उसने उसकी तरफ देखा तक नहीं, मानो वो अदृश्य हो। उसे पूरी तरह से नजरअंदाज किया जा रहा था। निंगक्षी के उदासीन रवैये ने उसे डांटने या पीटने से भी बदतर महसूस कराया। कुछ देर बाद जूंगकीर का स्नान समाप्त हो गया। निंगक्षी ने स्टीम बन को प्राथमिक उपचार किट लाने दिया। फिर जूंगकीर को अपने पास बैठने के लिए बुलाया। इधर आओ, मैं तुम्हारे घाव देखूं। निंगक्षी ने अपने शरीर पर हल्के से नजर डाली और जूंगकीर की कलाइयों और गर्दन पर बल के निशान देखे। उसकी गोरी त्वचा पर तो ये निशान और भी ज्यादा साफ दिखाई दे रहे थे और इसमें उसके कपड़ों के नीचे के जख्म भी शामिल नहीं थे। अध्याय 1148, क्या आप अभी भी एक आदमी हैं? अध्याय 1148, क्या आप अभी भी एक आदमी हैं? जब उसने निंगकसी के चेहरे पर गोदाम में मौजूद उन बेकाबू भावनाओं के कुछ संकेत के साथ साथ उसकी भयावह अभिव्यक्ति देखी तो जूंगकीर ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ लिया और उसे सांत्वना देते हुए कहा, जियो कसी, कोई बात नहीं, ये तो बस छोटे मोटे चोट के निशान हैं। हालांकि जब उसने ये शब्द सुने तो निंगक्षी की अभिव्यक्ति शांत नहीं हुई। क्या ये वाकई मामूली चोटें थीं? किसी भी महिला के लिए ऐसी घटना आघात पहुंचा सकती है और यहाँ तक कि उसके जीवन में भय भी भर सकती है। इसे बाहरी घावों की संख्या से नहीं मापा जा सकता। इसके अलावा ये जूंगकीर थी, एक सरल, निर्दोष और अच्छी तरह से संरक्षित लड़की जिसके साथ कभी इस तरह का अन्याय नहीं हुआ था। फिर भी उसके साथ ऐसी भयावह घटना घटी। शुक्र है कि वह समय पर आ गई और वे लोग बच नहीं पाए, वरना वह उनमें से किसी को भी नहीं छोड़ती। वह तो जूंग रोंगुआंग के टुकड़े टुकड़े भी कर देती। निंगक्षी ने गहरी सांस ली और अपने आसपास के उस माहौल को रोका जो तबाही मचाने पर तुला था। उसने जूंगकीर के जख्मों पर हल्के से दवा लगाई। थोड़ा दर्द हो रहा है, थोड़ी देर सह लो। जूंगकीर को डर था कि निंगक्षी फिर से अपना नियंत्रण खो देगी, इसलिए दर्द होने पर भी उसने चीखने की हिम्मत नहीं की। उसने बार बार उसे दिलासा दिया, कोई बात नहीं, इतना दर्द नहीं है। कोने में जूंग रोंगुआंग, जिसने गोदाम से एक शब्द भी नहीं बोला था, जूंगकीर के शरीर पर पड़े भयानक चोटों के निशान देखकर स्तब्ध रह गया। उसके दिमाग में बार बार जूंगकीर पर हुए हमले का वह दृश्य घूम रहा था जब वह बेबस था। उसे घनके काले बादल लगातार घने होते जा रहे थे। हवा का दबाव लगातार कम होता जा रहा था और आखिरकार ऐसा लग रहा था जैसे वह अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया हो। वह अचानक फट पड़ा। जूंग रोंगुआंग ने अपनी मुठ्ठियां इतनी जोर से भींच लीं कि वे चरमरा उठीं और उसके ऊपरी कंधे बुरी तरह हिल रहे थे। शांत बैठक में उसकी हकलाती हुई सिसकियां सुनाई दे रही थीं। ये आवाजें किसी फंसे हुए जानवर की आवाज जैसी थीं और तेज होती जा रही थीं। जब निंगक्षी ने अपने पीछे से आवाज सुनी तो उसने जूंगकीर को दवा देना बंद कर दिया और उस युवक की ओर देखा जो बेकाबू होकर रो रहा था। सच कहूं तो गोदाम में जिस व्यक्ति को वह सबसे ज्यादा मारना चाहती थी वह था जूंग रोंगुआंग। उसने जूंग रोंगुआंग से एक शब्द भी नहीं कहा था, न ही उसकी तरफ एक बार भी देखा था, क्योंकि उसे डर था कि कहीं वह अपना नियंत्रण खो न दे। उसके स्वभाव को देखते हुए यहाँ ऐसे कूड़े को छोड़ना जगह की बर्बादी थी। निंगक्षी ने जूंगकीर के आखिरी घाव का उपचार किया, फिर अपने हाथ में रखी दवा नीचे रख दी, प्राथमिक उपचार किट बंद कर दी और शांति से उस युवा लड़के की ओर देखा। जूंग रोंगुआंग, तुम आजादी चाहते हो, आराम से और बेरोक-टोक रहना चाहते हो। तुम एक ऐसी जिंदगी चाहते हो जिस पर किसी का नियंत्रण न हो, है ना? तो फिर मैं तुम्हें बता दूं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम सिगरेट पीते हो, शराब पीते हो, लड़ते हो, रेस लगाते हो या जुआ खेलते हो। बिल्कुल, ये सब तुम्हारे लिए आजादी है। तुम पहले से ही 18 साल के हो, तुम एक वयस्क हो,
इसलिए तुम्हें अपनी जिंदगी खुद चुनने का हक है। तुम्हारे माता पिता को भी तुम्हारे भविष्य की योजना बनाने का कोई हक नहीं है। तुम जो चाहो कर सकते हो। इतना कहते ही निंगक्षी की आंखें अचानक ठंडी हो गईं। लेकिन इन सबके लिए जरूरी है कि तुम में अपनी पसंद और उसके नतीजों का बोझ उठाने की क्षमता हो। अगर तुम ऐसा नहीं कर सकती तो लोगों से ये कहना बंद करो कि वे तुम्हारी जिंदगी में दखलंदाजी करना बंद करें, जबकि तुम वो काम कर रही हो जिससे तुम्हारे सबसे करीबी रिश्तेदार तुम्हारे लिए परेशान हो। एक बेबस लड़की को 50 लाख इकट्ठा करने और देर रात उस अराजक और खतरनाक जगह पर फिरौती देने के लिए दौड़ लगाने देना। खुद से पूछो, क्या तुम अब भी मर्द हो? जूंग रोंगुआंग की सिसकियां घुट गईं और वह आंसुओं से सना चेहरा लिए जून कीर के पास गया। फिर घुटनों के बल बैठ गया और उसके चेहरे पर थप्पड़ मारने लगा। माफ करना, माफ करना। अध्याय 1149। आज रात मेरे साथ सो जाओ। अध्याय 1149। आज रात मेरे साथ सो जाओ। मुझे माफ करना, अगली बार ऐसा नहीं होगा। अपने भाई को अपने सामने रोता देख उसकी छाती में दर्द होने लगा, लेकिन साथ ही वह खुद को असहाय भी महसूस करने लगी। उसने देखा कि उसका भाई धीरे धीरे कैसे इस हाल में पहुंच गया था। उसे पहले से ही उससे कोई उम्मीद नहीं थी और न ही उसे उम्मीद थी कि वह भविष्य में बहुत कामयाब होगा। वह बस यही चाहती थी कि वह खुशी खुशी और सुरक्षित जीवन जिए, लेकिन अब तो उसकी जान ही निकल गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अपने इस भाई के साथ क्या करे। उसने अपने भाई के चेहरे पर पछतावे के भाव देखे, पर फिर भी उस पर भरोसा नहीं किया। हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में वह फिर से अपने पुराने धर्रे पर लौट आए। कौन जाने, निंगक्षी के उकसावे के कारण उन्होंने अपना समय और प्रयास शूटिंग अभ्यास में लगाया, लेकिन ये लंबे समय तक नहीं चला। जून कीर के अनकहे शब्द एक सादे वाक्य में संक्षेपित हो गए। उठो, ऐसी जगहों पर फिर कभी मत जाना। जूंग रोंगुआंग ने सिर हिलाया। उसने अपने आंसू पोंछे और खड़ा हो गया। तुम्हारे दोस्तों सुन बिन और लियांग हाओ की आंख को क्या हुआ? क्या वे ठीक हैं? जून कीर को अचानक उनकी याद आ गई और उसने जूंग रोंगुआंग से पूछा। उसकी जानकारी के अनुसार जूंग रोंगुआंग उनकी सबसे अच्छी दोस्त थी। वे दोनों साम्राज्य में कुख्यात अमीर बदमाश थे और हमेशा कुछ भी गलत करने की फिराक में रहते थे। वे तीनों हमेशा मुसीबत की तलाश में रहते थे, इसलिए इस बार भी वे इसमें शामिल रहे होंगे। जब जूंग रोंगुआंग ने उन दो नामों को सुना तो उसकी अभिव्यक्ति बदल गई। वे बहुत पहले गायब हो गए थे और अब तक उन्होंने उसे फोन भी नहीं किया था। उन्हें इस बात की भी परवाह नहीं थी कि वह जिंदा है भी या नहीं। उनके परिवारों ने उन्हें आर्थिक मदद देना बंद कर दिया था। उसे अपनी बहन से अभी भी थोड़ा बहुत पैसा मिल जाता था और वह हमेशा अपनी रकम उनके साथ बांटता था। ये सोचकर कि उसके अच्छे कर्मों से उसे दो सच्चे दोस्त मिले हैं, फिर भी उन्होंने उसे हल्के में लिया था। उसके साथ बहुत बड़ा मूर्ख जैसा व्यवहार किया जा रहा था। जून कीर उसके हाव भाव से कुछ अंदाजा लगा सकी कि क्या हुआ था। उसने आह भरी और फिर कुछ नहीं पूछा। वे संभवतः भाग गए थे और उसे वहीं छोड़ गए थे। उसने उसे पहले ही मना कर दिया था कि वह उनसे दोस्ती न करे, लेकिन जब भी वह उससे इस बारे में बात करती वह गुस्सा हो जाता। वह कहता कि वह उसके दोस्तों का अनादर कर रही है। आखिरकार वे इस बात से नाखुश हो जाते और वह कई रातें बाहर ही बिताता। तो अब क्या तुम लोग वापस जाना चाहते हो या रात यहीं रुकना चाहते हो? निंगक्षी ने पूछा। जियाओ शी, क्या मैं एक रात के लिए यहाँ रुक सकता हूँ? जून कीर ने पूछा। निंगक्षी ने सिर हिलाया। बिल्कुल। जून कीर खुश हुआ। तो मैं अपनी नानी को मैसेज करूंगा। जूंग रोंगुआंग ने फिर हाथ उठाया। मैं भी यहीं रहना चाहता हूँ। क्या मैं रह सकता हूँ? सिस निंगक्षी। निंगक्षी ने भावशून्यता से उसकी ओर देखा। सोफा। जूंग रोंगुआंग ने लगभग तुरंत जवाब दिया। कोई बात नहीं, मुझे फर्श पर सोने में भी कोई आपत्ति नहीं है। मैं आपके लिए दरवाजे पर नजर रखूंगा। कीर, आज रात मेरे साथ सो, निंगक्षी ने जून कीर से कहा। हम ठीक है। जून कीर इस बात से खुश था। फिर वे शयन कक्ष में चले गए। निंगक्षी ने चादरें बिछाईं और दोनों बिस्तर पर लेट गए। जून कीर को बाद में बुरे सपने न आए, इसके लिए निंगक्षी उससे कुछ सुकून देने वाली बातें करती रही ताकि उसका ध्यान पिछली घटनाओं से हट जाए। जून कीर उस कोमल और प्यारी लड़की के साथ मुलायम और आरामदायक बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसके कानों में उसके कोमल शब्द पड़ते ही उसका सारा बचा कुचा डर गायब हो गया। अध्याय 1150। ऐसा भाई। अध्याय 1150। ऐसा भाई। एक दोस्त के साथ अपनी चिंताएं साझा करना और एक साथ बिस्तर साझा करना कितना अद्भुत एहसास है। जियाओ शी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है। पहले तो मैं बहुत डरी हुई थी और निराश थी, लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि तुम आई। अब सब ठीक है। अब तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जून कीर ने निंगक्षी को दिलासा देते हुए उसकी चिंता कम की। ठीक है, चलो सो जाओ। हम शुभ रात्रि। रात में दोनों लड़कियां एक दूसरे के पास सोती थीं। हालांकि निंगक्षी ने अपनी आंखें बंद कर ली थीं, लेकिन वह तब तक नहीं सोई जब तक उसके बगल से स्थिर सांस लेने की आवाज नहीं आई। जून कीर शांतिपूर्वक सो रही थी। उसके चेहरे पर गर्मजोशी का भाव था और डर या किसी बुरे सपने का कोई लक्षण नहीं था। निंगक्षी का चिंतित हृदय हल्का हो गया। ये सौभाग्य की बात थी। वह अपने जैसा कोई दूसरा नहीं देखना चाहती थी। उसने ऐसा कुछ होने से रोकने की पूरी कोशिश की, इसलिए उसने जून कीर को दिलासा दिया जैसे कि वह अपने पूर्व स्वरूप को बचा रही हो। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। निंगक्षी ने अपना शरीर थोड़ा ऊपर उठाया और बोली, अंदर आओ। दरवाजा खुला और जूंग रोंगुआंग चुपचाप अंदर आया। बहन शी, क्या मेरी बहन सो रही है? मैं। जूंग रोंगुआंग ने निंगक्षी को सावधानी से देखा। बहन शी, क्या मैं तुमसे थोड़ी देर बात कर सकता हूँ? निंगक्षी ने उसकी ओर देखा और बिस्तर से उठ गई। लिविंग रूम में जूंग रोंगुआंग निंगक्षी के सामने अजीब तरह से खड़ा था।
उसने जल्दी से एक कुर्सी ली और निंग क्षी को इशारा किया। बहन क्षी, बैठ जाओ। फिर उसने उसके लिए एक गिलास पानी लिया और फिर से उसके सामने अजीब तरह से खड़ा हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उससे बातचीत कैसे शुरू करे। निंग क्षी ने गिलास से पानी का एक घूंट लिया और उस युवक की तरफ देखा। अपनी बात कहो। जूंग रोंगुआंग ने अपने होंठ चबाए। कुछ देर बाद वह धीरे से बोला, बहन क्षी, क्या मैं अब भी बच सकता हूँ? निंग क्षी ने उसे गौर से देखा। वह एक घबराया हुआ नौजवान लग रहा था जो अपनी उम्रकैद की सजा का इंतजार कर रहा हो। दुनिया उसे बचा लेगी जो खुद को बचाना चाहता है। अब जब तुम यहाँ हो और मुझसे ये सवाल पूछ रहे हो तो तुम्हारे लिए अभी भी उम्मीद बाकी है। जूंग रोंगुआंग की तनी हुई पीठ थोड़ी ढीली हुई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। मुझे उस लड़के की कहानी पता है जिसने भेड़िया कहा था। मैं समझता हूँ कि मैं चाहे कुछ भी कहूँ, कोई भी मुझ पर दोबारा विश्वास नहीं करेगा, लेकिन इस बार मैं अपने कामों से खुद को साबित करूंगा। जूंग रोंगुआंग ने निंग क्षी को शर्माते हुए देखा। बहन क्षी, मैं भविष्य में तुम्हारे जैसा आदमी बनना चाहता हूँ। निंग क्षी का मुंह फड़क उठा। तुम्हारी महत्वाकांक्षा। रुको, वह एक महिला थी। ठीक है बहन क्षी, तुम पहले क्या करती थी? क्या तुम सचमुच एक सामान्य अभिनेत्री हो? जूंग रोंगुआंग ने उत्सुकता से उससे पूछा। निंग क्षी की आंखें चमक उठीं। अगर मैंने मना कर दिया तो? जूंग रोंगुआंग थोड़ा अचंभित हुआ, फिर उसने दृढ़ता से कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पहले कौन थे, अच्छे या बुरे। आप मेरी बहन के साथ बहुत अच्छा व्यवहार कर रहे हैं और हमारी बहुत मदद की है। आप मेरे दिल में एक अच्छे इंसान हैं। इसके अलावा दुश्मन पर दया करना अपने आप पर क्रूरता करना है। जब आपने गोलियां चलाईं तो आप मेरे भाई बन गए। धन्यवाद।